हिंदी नॉवेल मास्टर में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम आपको रोमांच, रहस्य और भावनाओं से भरी अनोखी कहानियां प्रस्तुत करते हैं। डिस्क्लेमर: इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूर्णतः काल्पनिक है। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, वास्तविक संस्था, संगठन या घटना से कोई भी समानता मात्र संयोग मानी जाएगी। लेखक व चैनल का किसी भी प्रकार की समानता से कोई उद्देश्य नहीं है। यह सामग्री केवल मनोरंजन और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए प्रस्तुत की गई है। अध्याय 361। बाज ने सिर हिलाया और अपनी बात जारी रखते हुए कहा, भाई, मैंने उनके होटल के ठीक सामने वाली इमारत में स्नाइपर तैनात कर दिया है। अगर आज रात कुछ भी ऊंच नीच होती है तो बस मुझे एक इशारा कर देना। बाज के लिए विहान अग्रवाल अब उसका एकमात्र सहारा था। अगर विहान मर गया तो इस दुनिया में उसके लिए कोई भी अपना नहीं बचेगा। जब तक विहान जिंदा है उसे लगता है कि उसका भविष्य सूना या वीरान नहीं होगा। उन जैसे लोगों के लिए जो साल भर मौत के साए में रहते हैं, अगर जीवन से अचानक जुनून खत्म हो जाए तो उन्हें जीने का कोई मकसद नहीं दिखाई देता। एक अच्छा भाड़े का सैनिक युद्ध के लिए ही जीता है। जहां युद्ध होता है वहीं से उनकी जोशीली जिंदगी की शुरुआत होती है। उन सबको हटा लो, विहान ने फोन के दूसरी तरफ बेबसी से सिर हिलाते हुए कहा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कभी बेपरवाह रहने वाला बाज इतना सतर्क हो जाएगा। यह उसका अंदाज बिल्कुल नहीं था। हटा लून। बाज थोड़ा चौंक गया। हालांकि उसने तुरंत सिर हिलाया और विहान के आदेश को मान लिया। जब साक्षात काल ने ही कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है तो फिर उसे किस बात का डर। रात के 8 बजने तक विहान उस बिजनेस होटल के प्रवेश द्वार पर नजर नहीं आया। बाज साए में छिपा चुपचाप उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही विहान दिखाई दिया, बाज तेजी से उसके करीब पहुंचा और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, भाई, क्या तुमने महसूस किया कि यहाँ का माहौल कुछ अजीब है? क्या मुझे जाकर इसे ठीक करना चाहिए? बाज का चेहरा सख्त हो गया। उसे उन लोगों से नफरत थी जो छोटी मोटी चालें चलते थे। भले ही सामने वाला कोई बड़ा अधिकारी क्यों न हो, वह उन्हें गंभीरता से नहीं लेता था। कोई ज़रूरत नहीं है, विहान मुस्कुराया, फिर अपनी जेब से सिगरेट निकाली और एक बाज को दी। उसने उसे जलाया, एक गहरा कश लिया और हंसते हुए बोला, शांत हो जाओ। हम आज यहाँ खाने पीने आए हैं, किसी को मारने नहीं। ये सड़ा हुआ मुंह बनाकर मत रखो, बहुत बेकार लगता है। विहान ने बाज के मजबूत कंधे को थपथपाते हुए मजाक किया। विहान ने होटल के आसपास या सड़क के पार वाली इमारत में छिपे स्नाइपर्स को गंभीरता से नहीं लिया। उसे यकीन था कि अगर वह यहाँ से निकलना चाहे तो वे उसकी परछाई भी नहीं पकड़ पाएंगे। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह साधारण सी डिनर पार्टी किसी जाल जैसी होगी। होटल की सूनी लॉबी को देखकर विहान बस मुस्कुराया और सिगरेट पीते हुए मन ही मन सोचने लगा कि सामने वाले का ये दिखावा कुछ ज्यादा ही हो गया है। हल्के कदमों के साथ सतर्क बाज को लेकर वे दोनों तेजी से होटल के अंदर चले गए। मैं अभी होटल में दाखिल हुआ ही था। होटल के रिसेप्शन एरिया में दर्जनों कृत्रिम मछली के तालाब बने हुए थे और शानदार सजावट वास्तव में आंखों को चकाचौंध करने वाली थी। होटल की लॉबी काले कपड़े पहने हटे कट्टे आदमियों से भरी हुई थी। उन सभी ने हेडफोन लगा रखे थे। उनमें से प्रत्येक से निकल रही खूंखार आभा को देखकर विहान को यकीन हो गया कि ये लोग सेना के एलीट कमांडो थे। हालांकि एलीट के भी कई स्तर होते हैं। कोई एलीट कितना भी कुशल क्यों ना हो, अगर उसने वास्तव में किसी को मारा नहीं है तो वह केवल नाम का एलीट है। वे बाज जैसे भाड़े के एलीट के मुकाबले कुछ भी नहीं है जो बिना किसी हिचकिचाहट के जान ले सकता है। उसी पल लॉबी के फ्रंट डेस्क पर एक लंबा अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। वह आदमी अपने हाथ पीछे बांधे खड़ा था। उसने एक बेहतरीन काला सूट पहन रखा था। उसकी मजबूत और सुगठित काया उस सूट में से उभर रही थी। तलवार जैसी भौहें और हल्की छोटी दाढ़ी न केवल उस आदमी को संयमित बना रही थी बल्कि उसमें परिपक्वता का एक अनंत एहसास भी जोड़ रही थी। लगभग 1.8 मीटर लंबा वह आदमी अपनी कैजुअल मुस्कान के साथ एक गर्मजोशी और रोशन आभा बिखेर रहा था। अगर वह किसी भोली लड़की की ओर देखकर मुस्कुरा देता तो शायद उसका दिल धड़कना भूल जाता। हालांकि जब उसने विहान को देखा तो उस आदमी की आंखों में पहले चमक आए और फिर उसकी नज़रें बेहद उत्साहित हो गईं। वह तेजी से दौड़कर आया और विहान को जोर से गले लगा लिया। काल, तुम आखिरकार लौट आए। मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। तुम्हें पता है मैंने कितना इंतजार किया है। वह आदमी स्पष्ट रूप से बहुत भावुक था। उसकी बाघ जैसी आंखों में आंसू भर आए थे। हालांकि उसकी उम्र विहान से लगभग दोगुनी थी, लेकिन विहान के सामने वह एक बच्चे जैसा था जिसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। अगर विहान ने उस समय उसकी जान न बचाई होती तो वह अब तक हड्डियों और राख का ढेर बन चुका होता। वह कभी नहीं भूलेगा कि 100 लोगों के उस नरसंहार के दौरान अगर काल ने उसे आखिरी पल में न बचाया होता तो शायद वह आज यहाँ खड़ा न होता। इसलिए इन सालों में जब से विहान 2 साल पहले रहस्यमय तरीके से गायब हुआ, यह अधेड़ उम्र का आदमी अक्सर उसे दोबारा देखने के सपने देखता था।
मैं उस पुराने मंजर की वजह से कई बार नींद से जाग गया था। हर बार जब वह उस मंजर को याद करता तो उस अधेड़ उम्र के आदमी को लगता जैसे उसके शरीर से सारा खून निचोड़ लिया गया हो और वह शक्तिहीन महसूस करता। ऐसा मत करो, मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, विहान ने हंसते हुए बात टाल दी। अगर उसे अभी उसकी मदद की ज़रूरत न होती तो विहान कभी उसे नहीं खोजता। आखिरकार इस आदमी का बैकग्राउंड बहुत पेचीदा था और विहान ऐसे लोगों से जुड़ने में हिचकिचाता था। इसके अलावा भारत सरकार के साथ डील करना उसका स्टाइल नहीं था। लेकिन भारत में अपने पैर जमाए रखने के लिए बिना आधिकारिक मान्यता के उसे किसी भी समय खत्म किया जा सकता था। यह एक तथ्य था और यही भारत की वास्तविकता थी। तुम कितने भी ताकतवर क्यों न हो जाओ, अगर सरकार तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला कर ले तो चाहे तुम स्वर्ग के राजा ही क्यों न हो, तुम्हें नीचे गिरा दिया जाएगा। देश के हालात दिन ब दिन तनावपूर्ण होते जा रहे थे। अपनी और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए विहान के पास ताकत हासिल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसे अपना खुद का प्रभाव बनाना ही होगा। अब जब बाज वापस आ गया है, जापानी बार बार भारत में मुसीबत खड़ी कर रहे हैं और उनका पुराना संगठन स्वर्गद्वार उसे किसी भी समय धमकी दे सकता है। इसलिए विहान भारत में अपना खुद का पावर बेस बनाना चाहता है। लेकिन ऐसा बेस बनाने के लिए आधिकारिक सरकारी मंजूरी की ज़रूरत होती है, वरना ये सब सिर्फ कोरी बातें हैं। काल को अपने साथ मजाक करते सुन वह अधेड़ उम्र का आदमी एक पल के लिए सन रह गया। फिर उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और उसने उसे और कसकर पकड़ लिया। वह हैरान था कि काल, जो कभी किसी के साथ मजाक नहीं करता था, अब उसकी टांग खींच रहा था। मुझे माफ़ कर दो काल, मेरे दादाजी को इस बारे में पहले से पता चल गया है। विक्रमादित्य ने अपना सिर झुका लिया, उसकी आंखों में थोड़ी माफ़ी थी। साफ था कि उसकी अपनी कुछ मजबूरियां थीं जिसे वह कह नहीं सकता था, लेकिन विहान नाराज नहीं हुआ। इसके बजाय उसने विक्रमादित्य के कंधे को थपथपाया और हंसा, कोई बात नहीं। आखिर तुम्हारे दादाजी रॉ के सबसे बड़े लीडर हैं। अगर वे इतनी सी जानकारी भी नहीं निकाल सकते तो मुझे वास्तव में सोचना पड़ेगा कि क्या रॉ सिर्फ नाम के लिए है। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये वो जगह है जो देश की सभी महत्वपूर्ण सुरक्षा खुफिया जानकारी को नियंत्रित करती है। तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह कितनी शक्तिशाली है। तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होना? विक्रमादित्य ने अपनी पलकें थोड़ी ऊपर उठाईं, विहान की आंखों में खालीपन से देखते हुए। विहान को अपने मुंह में कड़वाहट महसूस हुई। अगर वह अब उसे दोष देना भी चाहे तो शायद बहुत देर हो चुकी थी। नहीं, विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है कि मैंने इस मामले में बहुत जल्दबाजी की। जब मुझे तुम्हारा मैसेज मिला तो मैं पूरी तरह सन रह गया। मैं जानता था कि काल इतनी आसानी से नहीं मर सकता। मेरी वजह से बहुत से लोग मारे गए हैं, लेकिन अंत में मैं ही अकेला खड़ा हूँ, सांस ले रहा हूँ। अध्याय 362। 3 साल पहले विहान ने विदेश में विक्रमादित्य की जान बचाई थी। विक्रमादित्य ने विहान से वादा किया था कि अगर विहान कभी भारत लौटा तो वह उसकी मदद करने में कभी संकोच नहीं करेगा। ये भारत में विक्रमादित्य के रुतबे को साफ तौर पर दर्शाता है। हालांकि भारत लौटने के बाद से विहान ने कभी विक्रमादित्य से संपर्क नहीं किया, क्योंकि विक्रमादित्य एक सरकारी अधिकारी है। विहान सरकारी अधिकारियों के साथ लेन देन करने में हिचकिचाता है। लेकिन अब हालात अलग हैं। विहान भारत में अपना खुद का पावर बेस बनाना चाहता था, जो अनिवार्य रूप से अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करता, इसलिए उसके पास विक्रमादित्य के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विहान को उम्मीद नहीं थी कि विक्रमादित्य के दादाजी वास्तव में उसके मामले में हस्तक्षेप करेंगे। ऐसा लगता था कि भारत सरकार की नज़र में अभी भी उसका कुछ प्रभाव है। ये सोचकर विहान कड़वाहट से मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। विक्रमादित्य के साथ थोड़ी बातचीत करने के बाद वह उन्हें होटल के अंदर ले गया। रास्ते में विक्रमादित्य ने विहान से कई सवाल पूछे, लेकिन जब भी सवाल किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंचता, विहान बस मुस्कुरा देता। विक्रमादित्य इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था, क्योंकि हर किसी के पास कुछ ऐसे राज होते हैं जिन्हें वह उजागर नहीं करना चाहता। हम होटल के अंदर एक प्राइवेट केबिन के दरवाजे पर पहुंचे। विक्रमादित्य ने पहले दरवाज़ा खोला और विहान को अंदर जाने का इशारा किया। विहान मुस्कुराया, उसने विक्रमादित्य के कंधे को थपथपाया और हंसते हुए कहा, क्या हमें इतनी औपचारिकता की ज़रूरत है? विक्रमादित्य थोड़ा चौंक गया, यह महसूस करते हुए कि वह कुछ ज़्यादा ही औपचारिक हो रहा था। उसने जल्दी से एक फीकी मुस्कान दी, अपनी असली भावनाओं को छुपाते हुए। फिर वह विहान को सीधे प्राइवेट केबिन में ले गया। केबिन में पूरी तरह सन्नाटा था। केबिन के बीचों बीच एक विशाल और शानदार अष्टकोणीय मेज चुपचाप रखी हुई थी। चांदी जैसे बालों वाला एक बुजुर्ग अपनी आंखें बंद किए खड़ा था, एक हाथ की अनामिका उंगली से मेज पर थपथपा रहा था। धूप का चश्मा पहने 5 भारी भरकम आदमी बुजुर्ग के पीछे चुपचाप खड़े थे, उनके हाथ उनकी पीठ के पीछे बंधे थे। प्राइवेट केबिन का दरवाज़ा खुलने के बाद बुजुर्ग का ठंडा और सख्त चेहरा थोड़ा नर्म हो गया और उसकी चमकदार तीखी आंखें आखिरकार खुल गईं।
हालांकि जैसे ही विहान केबिन में दाखिल हुआ, एक अदृश्य दबाव उस पर हावी हो गया। खास तौर पर उस पल जब बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोलीं। यहाँ तक कि विहान के पीछे खड़े बाज को भी अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस हुई। ये पूरी तरह से एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया थी। ये देखकर कि जिन विशिष्ट मेहमानों के लिए दावत रखी गई थी वे आ चुके हैं, बुजुर्ग ने अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को उंगली से इशारा किया और देखते ही देखते वे पांचों पलक झपकते ही केबिन से बाहर चले गए। तो ये हैं वो महान काल। ग्रे पीले रंग का कुर्ता पाजामा पहने, चांदी जैसे बालों वाले बुजुर्ग ने हाथ में एक बर्फ जैसी सफ़ेद अंगूठी पहन रखी थी। विहान को करीब आते देख बुजुर्ग जल्दी से खड़े हो गए, एक दयालु और सौम्य मुस्कान बिखेरते हुए, ठीक वैसे ही जैसे एक दादा अपने पोते के प्रति स्नेह दिखाता है। काल 2 साल पहले मर चुका है। मैं बस एक आम इंसान हूँ। विहान ने शब्दों को घुमाया नहीं। भले ही वह किसी ऐसे व्यक्ति का सामना कर रहा था जो पूरे देश को हिला सकता था, वह शांत रहा। ओह, एक आम इंसान। चांदी जैसे बालों वाले बुजुर्ग थोड़ा मुस्कुराए, विहान के शब्दों पर ज्यादा हैरानी नहीं दिखाए। उनकी आंखों की तेज चमक ने जल्दी से विहान का जायजा लिया। उन्होंने जल्दी से विहान को बैठने का प्रस्ताव दिया। मैं सोच रहा था कि काल को खाने में क्या पसंद है। बाहर से शांत दिखने के बावजूद दिग्विजय सिंह अंदर से पूरी तरह हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि महान काल 20-22 साल का एक नौजवान होगा। जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह ये थी कि 5 साल पहले विदेश में काल की ख्याति पहले से ही एक किंवदंती थी। इसका मतलब ये था कि उनके सामने बैठा ये लड़का, जो 5 साल पहले सिर्फ 20 साल का था, उस समय ही इतना खौफनाक था। अब 5 साल बाद शायद ये नौजवान 5 साल पहले के काल से भी ज्यादा भयानक है। दिग्विजय जैसे पुराने धुरंधरों की नज़र आम लोगों की तुलना में बिल्कुल अलग होती है। वह विहान से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते थे क्योंकि उनके पोते विक्रमादित्य ने एक से अधिक बार इस रहस्यमय काल का जिक्र किया था। उम्मीद के विपरीत आज मैंने जो देखा वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उनके पोते विक्रमादित्य ने बताया था, और वर्णन से भी कहीं ज्यादा खौफनाक। मैं खाने पीने में नखरे नहीं करता। जब तक पेट भरता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कच्चा है या पका हुआ, भले ही वह धपका हो। अगर वह पेट भरता है तो वह खाना है, विहान ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा। उसकी बाग जैसी आंखें दिग्विजय पर टिकी थीं और उसके होठों के कोने पर एक खेलती हुई मुस्कान थी। शायद उसके बगल में बैठे बाज और विक्रमादित्य समझ नहीं पाए कि वह क्या कह रहा था, लेकिन दिग्विजय इसे पूरी तरह समझ गए। हालांकि विहान के शब्द थोड़े रूखे थे, लेकिन उसके पीछे का तर्क ठोस था। उनका मतलब दिग्विजय के लिए एक छिपा हुआ संकेत भी था, तुम जो भी करो, जब तक वह तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करता है, चाहे वह कोई शानदार रणनीति हो या कोई कच्चा तरीका, वह मुद्दे तक पहुंचने का एक अच्छा रास्ता है। ऐसा लगता है कि काल को खाने की अच्छी समझ है। दिग्विजय ने रेड वाइन की एक बोतल उठाई और खुद खड़े होकर विहान के लिए एक गिलास डाला। विहान बिना एक शब्द कहे मुस्कुराता रहा, अपना वाइन ग्लास उठाया, उसे सूंघा और दिग्विजय की ओर फीकी मुस्कान के साथ देखते हुए कहा, यह वाइन बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे इसका स्वाद नहीं आ रहा। हालांकि विक्रमादित्य और बाज दोनों बहुत होशियार थे, लेकिन वे दोनों के बीच हो रहे इस विनम्र आदान प्रदान से चकरा गए थे। उनमें से कोई भी अभी स्थिति को समझ नहीं पा रहा है। दिग्विजय दिल खोलकर हंसे, उनका अंदाज काफी अनौपचारिक था और एक अजीब हंसी के साथ बोले, ठीक है, चूंकि मृत्यु के देवता ने इसे इतना स्पष्ट कर दिया है तो मैं भी अब पीछे नहीं रहूंगा। चलो हर बात पर खुलकर चर्चा करते हैं। दिग्विजय ने विक्रमादित्य को इशारा किया और कहा, तुम दोनों पहले बाहर जाओ, मैं काल से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ठीक है। विक्रमादित्य भी उलझन में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके दादाजी क्या करने की कोशिश कर रहे थे। तुम भी पहले बाहर जा सकते हो। विहान ने बाज को एक आश्वस्त करने वाली नज़र दी। बाज को राहत मिली और वह विक्रमादित्य के पीछे पीछे बाहर चला गया। क्या मुझे अब तुम्हें काल कहना चाहिए या मुझे तुम्हें विहान कहना चाहिए? इस पल दिग्विजय ने उसे घूर कर देखा और अपना सिर करीब ले आए, पूरी तरह से आत्मसंतुष्ट दिखते हुए। विहान, जो प्लेट में रखा स्टेक काट रहा था, अचानक कांपा और उसकी जानलेवा आभा उमड़ पड़ी। हालांकि उसने जल्दी ही इसे दबा दिया, धीरे से अपना सिर उठाया, अपनी आंखें सिकुड़ी और मुस्कुराया, जैसा कि रॉक के सबसे बड़े लीडर से उम्मीद थी। तुमने मेरे असली नाम का भी पता लगा लिया। अगर रॉ इतनी सी व्यक्तिगत जानकारी भी नहीं निकाल सकता तो देश को हमारी जरूरत ही क्यों होगी? दिग्विजय हंसे, तो तुमने मुझे आज यहाँ बुलाया? तुम यहाँ सिर्फ इस बारे में बात करने नहीं आए हो, है ना? विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सिर्फ आधे सही हो। मैं बस चाहता हूं कि तुम रॉक की क्षमताओं को जानो और मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे साथ जुड़ोगे। समझदार लोगों के साथ डील करना कभी थकाऊ नहीं होता। यहाँ हर कोई होशियार है, बातों को घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है। रॉ, मैं शामिल हो जाऊं? हाँ, मुझे लगता है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो। मैं बस एक आम इंसान हूँ। एक आम इंसान। दिग्विजय बिना कुछ कहे मुस्कुराए।
एक लंबी खामोशी के बाद दिग्विजय आखिरकार पूछे बिना नहीं रह सके, हम इस बार तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? मेरी मदद? विहान ने संदेह से पूछा, फिर गंभीरता से कहा, यह आपसी फायदे का सौदा होना चाहिए। ये वास्तव में मदद तो नहीं है, है ना? ओह, मुझे इसके बारे में बताओ। दिग्विजय को कोई जल्दी नहीं लग रही थी। उन्होंने अपनी रेड वाइन की चुस्की ली और अपना स्टेक खाया, लापरवाही से सुनते हुए जैसे विहान ने बोलना जारी रखा। अध्याय 363, आपसी फायदा। दिग्विजय की गहरी आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उसने उसे उलझन भरी नजरों से देखा, फिर वह आसानी से मुस्कुरा दिया। उसने वाइन की बोतल उठाई, खड़ा हुआ और विहान के लिए रेड वाइन का एक गिलास डाला और दिलचस्पी के साथ पूछा, बताओ, हम एक दूसरे को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं? अपने ऊंचे पद के बावजूद दिग्विजय अभी भी अपने सामने बैठे इस नौजवान की प्रशंसा कर रहा था। आखिरकार इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ हासिल करना किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात थी। यहाँ तक कि जब दिग्विजय विहान की उम्र के थे तब उन्हें नहीं लगता था कि उन्होंने वह हासिल किया था जो आज विहान के पास है। दिग्विजय अच्छी तरह जानता था कि अगर वह वास्तव में सामने वाले को खत्म करना चाहता तो यह एक आसान काम होता, लेकिन वह प्रतिभा को ज्यादा महत्व देता था। वह विहान जैसे खौफनाक अस्तित्व को अपनी तरफ भर्ती करने के लिए पूरी तरह तैयार था। ओह, दिग्विजय को खुद अपने लिए वाइन डालते देख विहान को खास हैरानी नहीं हुई। दक्षिण अफ्रीका में जब स्थानीय मुखिया ने व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत किया था तब उसे ऐसा सम्मान मिला था, इसलिए वह दिग्विजय की मेहमाननवाजी से और भी सम्मानित महसूस कर रहा था। मैं जानता हूं कि तुम्हारी रॉ का प्रभाव दुनिया के हर कोने में फैला हुआ है। अगर तुम किसी की एक दिन की गतिविधियों को जानना चाहो तो शायद ये भी पता लगा सकते हो कि वह कितने घंटे सोता है। विहान ने अपनी बात खत्म की, लापरवाही से अपनी वाइन का एक घूंट लिया। उसने जानबूझकर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जोड़ा, हालांकि सबसे व्यापक राष्ट्रीय प्रभाव के बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हमें विचार करना पड़ता है ना? यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह क्या है। तुम किस पहलू की बात कर रहे हो? दिग्विजय, जो समान रूप से चतुर था, ने अपना वाइन ग्लास उठाया, अपनी तीखी बाघ जैसी आंखें सिकुड़ी और एक छोटा घूंट लिया, जैसे स्वाद ले रहा हो, फिर भी यह बस एक दिखावा था। उदाहरण के लिए, क्या हालिया डोकलाम विवाद मायने रखता है? विहान ने एक बेपरवाह हंसी के साथ जारी रखा, जैसे कि वह खाना खाने या चाय पीने जैसी किसी साधारण चीज के बारे में बात कर रहा हो। अचानक दिग्विजय का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया और वाइन ग्लास पकड़े उसका दाहिना हाथ अनजाने में काम गया। ग्लास में मौजूद रेड वाइन तुरंत एक ताकत से हिल गई, जिससे एक छोटा सा भंवर बन गया। विहान ने दिग्विजय द्वारा दिखाई गई ताकत को नजरअंदाज कर दिया, जैसे उसने इसे बिल्कुल देखा ही न हो। दिग्विजय समझ गया कि विहान का क्या मतलब है। डोकलाम को लेकर जापानियों और भारत के बीच हालिया विवाद को ही उदाहरण के तौर पर ले लो। आज तक किसी भी पक्ष की ओर से कोई प्रगति नहीं हुई है। भले ही रॉ की ताकत बेहिसाब हो, लेकिन वह दो देशों के बीच के इतने बड़े मामले में हस्तक्षेप करने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। एक भी हरकत दोनों देशों के बीच युद्ध छेड़ सकती है और यह कोई साधारण बात नहीं होगी। मिस्टर विहान, मुझे ये समझना मुश्किल हो रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। दिग्विजय ने अपनी आंखें सिकुड़ी, उनके भीतर एक भयंकर हत्यारी मंशा कौंध गई जो पलक झपकते ही गायब हो गई। इसने उसके बेहद गहरे और चालबाज स्वभाव का खुलासा किया। हे, मुझे लगता है कि तुम्हें अब मेरे साथ खेल खेलने की जरूरत नहीं है, चीफ दिग्विजय। मैंने खुद को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। मुझे लगता है कि तुम एक समझदार आदमी हो, चीफ दिग्विजय, और तुम मुझे गलत समझने की भूल नहीं कर सकते। विहान ने लापरवाही से अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली। दिग्विजय के ठीक सामने उसने सिगरेट जलाई, एक गहरा कश लिया और चेहरे पर शांत भाव के साथ बेहद रिलैक्स नजर आया। वह बिल्कुल भी नर्वस या डरा हुआ नहीं लग रहा था, उतना ही बेपरवाह जैसे वह अपने घर पर हो। दिग्विजय उसका मतलब पूरी तरह समझ गया। कई चीजों की तरह सबसे शक्तिशाली राष्ट्र की भी अपनी सीमाएं होती हैं। जैसा कि सामने वाले ने कहा, अगर दो देशों के बीच कोई बड़ी घटना होती है तो रॉ जैसी सरकारी एजेंसियां पूरी तरह से बेकार हो जाती हैं, केवल चिंता ही बढ़ाती हैं। आप जितना अधिक जानते हैं उतनी ही अधिक चिंता करते हैं। विहान का मतलब पहले से ही बहुत साफ है। जब तक रॉ उसकी रक्षा करेगा और उसे देश के भीतर अपना पूरा प्रभाव विकसित करने की अनुमति देगा, वह देश की सेवा करने के लिए अपने हर साधन का उपयोग करेगा। यही वह बात है जिसे विहान ने शुरू में आपसी फायदा कहा था। तुम्हारे पास एक अच्छा प्लान है, देश के सहारे, लेकिन उस मुहावरे को मत भूलना, शेर की सवारी करना। मुझे लगता है कि तुम इसे मेरे समझाए बिना ही जानते हो। एक बार जब देश को तुम्हारी जरूरत नहीं रहेगी, वे तुम्हें किसी भी समय मिटा सकते हैं। क्या तुमने इस पर विचार नहीं किया? जिस पल से विहान अंदर आया, दिग्विजय अपने सामने बैठे इस नौजवान की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। लेकिन देश को अभी मेरी जरूरत है, विहान ने दृढ़ता से कहा। लेकिन अब दिग्विजय को अपनी छवि पर पुनर्विचार करना पड़ा। शायद 2 साल तक गायब रहने के बाद उसकी वापसी जरूरी नहीं कि अच्छी बात हो।
भविष्य की सभी संभावनाओं पर विचार करते हुए दिग्विजय की धूर्त और चालबाज भौहें थोड़ी तंग गईं। उसने अपने दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली को बार बार वाइन ग्लास पर थपथपाया। वह स्पष्ट रूप से गहरे विचार में था। उसी पल विहान, जो लापरवाही से अपनी वाइन पी रहा था, ने अचानक प्राइवेट केबिन में स्क्रीन के पीछे से एक तीखी जानलेवा आभा महसूस की। ये गंध बहुत जानी पहचानी लग रही है, और यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। विहान को इस आभा से पहले भी एक से अधिक बार धमकी दी जा चुकी है। उम्मीद नहीं थी कि दिग्विजय के पीछे छिपे हुए उस्ताद भी हैं। ये सोचते हुए विहान ने कुछ भी जाहिर नहीं किया, बल्कि खून जैसी लाल वाइन पीता रहा, चुपचाप दिग्विजय के जवाब का इंतजार करता रहा। विहान ने पहले ही इसका अनुमान लगा लिया था। आपसी फायदे की व्यवस्था को देखते हुए दिग्विजय के पास उसके अनुरोध को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था, जब तक कि वह वास्तव में बेवकूफ़ न हो। काफ़ी देर बाद जब विहान ने 2 सिगरेट और वाइन का आखिरी गिलास खत्म कर लिया, तब जाकर दिग्विजय अपनी तंद्रा से बाहर आया। ऐसा लगता था कि सत्ता के ऊंचे पदों पर बैठे लोग अकेले काम नहीं कर सकते। इसके विपरीत वे आम लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वे भविष्य के सभी संभावित परिणामों को भी देख सकते हैं, लेकिन वह दिन अभी आया नहीं था और विहान को उस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। भविष्य के बारे में सोचकर दिमाग खपाने से बेहतर है कि अपने वर्तमान के बारे में सोचो। ठीक है, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम कह रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी जवाब नहीं दे सकता। चलो 3 दिन बाद फिर बात करते हैं। दिग्विजय ने अचानक मेज पर हाथ मारा। उसकी बाघ जैसी आंखों में उत्साह की एक झलक दिखाई दी। धत्तेरी की, मुझे नहीं पता कि यह लीडर कैसे बना। यह इतना ढीला और दुविधा में रहने वाला है, इसमें मर्दानगी तो है ही नहीं। मुझे वास्तव में नहीं पता कि यह बूढ़ा आदमी इतने समय तक कैसे जिंदा रहा। सौदा पक्का। विहान भी खड़ा हो गया। सौदा पक्का। दिग्विजय स्पष्ट रूप से उत्साहित था। उसने अपनी जेब से एक गोल्ड फ्लेक सिगरेट निकाली और विहान के लिए खुद जलाए। अपनी उम्र के लिहाज से पूरी तरह से बेअदबी के साथ वह हंसा और बोला, लगता है मैं वास्तव में बूढ़ा हो रहा हूँ। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आज तुम जैसे जूनियर से मात खा जाऊंगा। अगर मैं समय को 10 साल पीछे ले जा सकता तो मैं तुम्हें 300 राउंड के द्वंद्व के लिए ज़रूर चुनौती देता। खैर, चीफ दिग्विजय के सामने मैं अभी भी बस एक टिड्डा हूँ जो कुछ कदम और फुदक सकता है क्योंकि मैं जवान हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कुछ कदम ही फुदक सकता हूँ। अगर चीफ दिग्विजय कभी मुझे नापसंद करने लगे तो वे मुझे उंगली के एक झटके से मसल सकते हैं। विहान भी थोड़ा शर्मिंदा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बूढ़े आदमी का ऐसा गैर संजीदा पहलू भी होगा। अध्याय 364। खैर, चीफ दिग्विजय के सामने मैं अभी भी बस एक टिड्डा हूँ जो कुछ कदम और फुदक सकता है क्योंकि मैं जवान हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कुछ कदम ही फुदक सकता हूँ। अगर चीफ दिग्विजय कभी मुझे नापसंद करने लगे तो वे मुझे उंगली के एक झटके से मसल सकते हैं। विहान भी थोड़ा शर्मिंदा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बूढ़े आदमी का ऐसा गैर संजीदा पहलू भी होगा। हाँ, तुम बातों के धनी हो। तुम एक अच्छे बातूनी हो। तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। कभी जब तुम फ्री हो, चलो बाहर चलते हैं और एक हाथ हो जाए। देखते हैं कि गंगा की इस पुरानी लहर को नई लहर ने कितना धक्का दिया है। हे, चीफ दिग्विजय, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं अभी जवान हूं और मुझे आपसे अभी बहुत कुछ सीखना है, चीफ दिग्विजय। अगर आपके पास कभी मुझे कुछ सुझाव देने का समय हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये बोल सकता है। ... ये देखकर कि मामले पर काफ़ी हद तक चर्चा हो चुकी है, दोनों एक दूसरे के साथ तुरंत घुल मिल गए, जैसे पुराने दोस्त जो दशकों से एक दूसरे से न मिले हों। यहाँ तक कि जब वे जा रहे थे, बाज और विक्रमादित्य दोनों के बीच के रिश्ते को देखकर सन रह गए। जाने से पहले दिग्विजय ने विशेष रूप से अपने पोते विक्रमादित्य को उसे व्यक्तिगत रूप से विदा करने के लिए कहा। दिग्विजय प्राइवेट केबिन में लौट आया। एक पल में वह दयालु बुजुर्ग जो अभी मुस्कुरा रहा था, अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया, जैसे बर्फ का कोई अधिक ब्लॉक हो। उसी पल प्राइवेट केबिन में स्क्रीन के पीछे से एक व्यक्ति धीरे धीरे बाहर आया। यह एक बूढ़ा आदमी था जो पूरी तरह से काले चोगे में लिपटा हुआ था। वह एक भयानक मौत जैसी आभा बिखेर रहा था, पूरी तरह से द्वेषपूर्ण। केवल उसकी 2 काली आंखें दिखाई दे रही थीं, उसका बाकी शरीर पूरी तरह से काले चोगे से ढका हुआ था। तो क्या तुमने कुछ पता लगाया? दिग्विजय का चेहरा फीका पड़ गया था। उसकी उदासीन आवाज़ मौत की पुकार की तरह ठंडी और निर्ममा थी। नहीं, काले कपड़ों वाले उस बुजुर्ग की कर्कश आवाज़ किसी खुरदरे पत्थर की तरह थी, जो सुनने में बेहद अप्रिय लग रही थी। ये व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ है। उसकी ताकत का पता लगाना पूरी तरह से असंभव है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसकी गहराई मापना नामुमकिन है। काले कपड़ों वाले बुजुर्ग की आंखों में आश्चर्य की एक चमक दिखाई दी। स्पष्ट रूप से विहान के प्रदर्शन ने उसे वास्तव में हैरान कर दिया था। उसकी समझ में पूरे उदयपुर शहर में मुट्ठी भर लोग ही ऐसे थे जो इतने गहरे रह सकते थे। इतनी गहराई। दिग्विजय की घनी भौहें और भी गहरी तन गईं।
उसने वाइन ग्लास को कसकर पकड़ा, जिससे वाइन में एक बड़ा भंवर बन गया। उसने उत्सुकता के साथ भारी आवाज में पूछा, इस व्यक्ति की आत्मा और ऊर्जा ठोस और अडिग है, उसकी आंतरिक शक्ति निहित है और बाहर नहीं निकली है। उसका कौशल शायद पूर्णता की स्थिति तक पहुंच चुका है। उसे भांप पाना बहुत मुश्किल है, काले कपड़ों वाले बुजुर्ग ने आह भरी। ओह, इतना शक्तिशाली! दिग्विजय को फिर से आश्चर्य की एक छोटी सी लहर महसूस करने से नहीं रोका जा सका। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़का इतना भयानक होगा। ऐसा लग रहा था कि उसका पिछला फैसला सही था। क्या तुम्हें लगता है कि वह शिखर रैंकिंग में जगह बना सकता है? दिग्विजय ने एक पल के लिए सोचा और फिर अचानक पूछा, यह शायद थोड़ा मुश्किल है। आखिरकार पूरा उदयपुर शहर छिपी हुई प्रतिभाओं से भरा है और शिखर रैंकिंग पर उन पुराने राक्षसों का कब्जा है। यहाँ तक कि मैं भी शिखर रैंकिंग में केवल शीर्ष 10 में हूँ। उसे ज़्यादा से ज़्यादा युवा पीढ़ी के बीच एक लीडर माना जा सकता है। वह शिखर रैंकिंग में शामिल होने का हकदार नहीं है। युवा पीढ़ी के बीच एक अग्रणी हस्ती। दिग्विजय ने एक पल के लिए विचार किया, फिर उसने कहा, भले ही वह अपनी पीढ़ी के युवाओं के बीच एक अग्रणी हस्ती है, लेकिन ये पहले से ही बहुत दुर्लभ है। आखिरकार वह अभी जवान है और आगे बढ़ रहा है। मैं नहीं चाहता कि ऐसी होनहार प्रतिभा इस तरह बर्बाद हो जाए। चलो भविष्य में उस पर और ध्यान दें। जी, काले कपड़ों वाले बुजुर्ग ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। अगर कोई काले कपड़ों वाले बुजुर्ग का असली नाम जानता तो वह चौंक जाता, क्योंकि ये तीनों मालिक, सेवक और पोता विक्रमादित्य, विनय और दिग्विजय हैं। दिग्विजय के इरादों की कल्पना करना आसान है। भाई, चीफ दिग्विजय के साथ तुम्हारी बातचीत कैसी रही? क्या यह अच्छे तरीके से खत्म हुई? बाज ने होटल से निकलने के बाद कुछ चिंता के साथ पूछा। जब विहान ने उसे पहले बाहर बुलाया था तो विक्रमादित्य ने उसे अपने दादा दिग्विजय के कारनामों के बारे में बहुत कुछ बताया था। हर बार जब बाज ने दिग्विजय के अतीत के बारे में सुना तो उसे और अधिक बेचैनी महसूस हुई। आखिरकार रॉक के प्रमुख के पद तक पहुंचने के लिए, जो पूरे देश को चलाता है, कोई भी दिग्विजय की असाधारण क्षमताओं की कल्पना कर सकता है। एक पूरे देश में कितने नेता हो सकते हैं, ये सामान्य ज्ञान है, लेकिन ये बूढ़ा आदमी एक सैन्य नेता का पद रखते हुए रॉक के भीतर सब कुछ नियंत्रित करता है। दिग्विजय की निर्ममता उसकी भयानक शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है। सब कुछ ठीक रहा। विहान फी की मुस्कान के साथ मुस्कुराया और बाज को एक आश्वस्त करने वाली नजर दी। बाज विहान के स्वभाव को अच्छी तरह समझता था, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। वैसे तुम अब वापस जा सकते हो। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कभी भी कॉल करना। ठीक है बड़े भाई, मुझे अब बड़े भाई मत बुलाओ। इस पल विहान ने अचानक एक कड़वा चेहरा बना लिया। क्या हुआ? बाज आश्चर्य से उछल पड़ा। हम भाई हैं, मुझे इतनी औपचारिकता से मत बुलाओ, इससे मुझे असहज महसूस होता है। बस अब से मुझे विहान कहो। विहान पूरी तरह से बनावटीपन से रहित था, जिससे बाज को विशेष रूप से सुखद एहसास हुआ। बाज को तुरंत अपनी आंखों में आंसू आते महसूस हुए। काल बदल गया है। वह अब वह काल नहीं रहा जो हुआ करता था, इसके बजाय वह अधिक मानवीय हो गया है। ये बाज की पहली धारणा थी। यह अच्छा विचार नहीं है। अगर तुम्हें बड़े भाई कहलाना पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें अब से विहान भाई कहूँगा। बाज को अभी भी उसे संबोधित करने का अपना तरीका बदलना मुश्किल लग रहा था। जो चाहो, मुझे जो मर्जी बुलाओ, विहान ने मुस्कुराते हुए कहा, बाज के कंधे को थपथपाते हुए। फिर वह अंधेरे में लंबा डग भरते हुए चला गया। जल्द ही वह अकेला साया गायब हो गया। ये देखकर बाज को अपने गले में एक गांठ महसूस हुई। कभी अहंकारी और अलग थलग रहने वाला काल मर चुका है। सिगरेट पीते हुए विहान का अकेला साया धीरे धीरे उदयपुर शहर के एक उपनगर की ओर चल पड़ा। लगभग आधे घंटे तक चलने के बाद विहान अचानक रुक गया। उसका दृढ़ चेहरे पर कुछ चापलूसी भरी मुस्कानें कौंध गईं, जैसे उसने कहा, इतने लंबे समय तक मेरा पीछा करने के बाद क्या तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहिए? सच में। जैसे ही विहान ने बोलना खत्म किया, अंधेरे में एक काला साया दिखाई दिया। उस काले साये में बिल्कुल वैसी ही आभा थी जिसका पता विहान ने होटल के प्राइवेट केबिन में लगाया था। बिल्कुल जैसा कि विहान ने भविष्यवाणी की थी। दिग्विजय, वह बूढ़ी लोमड़ी निश्चित रूप से कोई अच्छे इरादे नहीं रखती थी। तुम काफी समय से मेरा पीछा कर रहे हो, है ना? विहान ने दिग्विजय के साथ अपने रिश्ते को उजागर नहीं किया, बल्कि उसे आधी मुस्कान के साथ देखा। तुम बहुत चालाक हो। काले कपड़ों वाले उस बुजुर्ग की कर्कश आवाज अभी भी बर्फ जैसी ठंडी थी। ओह, विहान ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। कुछ चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानना तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है। तुम्हें संयम रखना आना चाहिए, खासकर तुम जैसे नौजवानों को। संयम? तुम जो कह रहे हो वह मेरे लिए पूरी तरह से समझ से बाहर है, विहान ने एक अजीब हंसी के साथ कहा। अध्याय 365। तो आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि संयम का असली मतलब क्या होता है। अचानक काले कपड़ों वाले बुजुर्ग के शरीर से एक राक्षसी हत्यारी मंशा फूट पड़ी।
उसकी ठंडी आंखों में तीव्र द्वेषपूर्ण ऊर्जा कौंध गई। घुप अंधेरी रात में काले कपड़ों वाला बुजुर्ग अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा। पलक झपकते ही वह विहान से 100 कदम की दूरी से झपटा। काले कपड़ों वाले बुजुर्ग के तेज और निर्णायक हमले को देखकर विहान अपनी आंखें सिकोड़े रहा। उसने बिल्कुल भी डर नहीं दिखाया। जब काले कपड़ों वाला बुजुर्ग उससे केवल 10 कदम दूर था, विहान, जो लंबे समय से खुद को रोके हुए था, आखिरकार हिल गया। काले कपड़ों वाले बुजुर्ग ने बहुत सीधा वार किया, एक साधारण लंबा मुक्का जिसने हवा को भी कंपा दिया। ये देखकर कि विहान, जो लंबे समय से तैयारी कर रहा था, आसानी से चकमा दे गया, बुजुर्ग घबराया नहीं। उसने अपनी लंबी काली मुट्ठी बाहर फेंकी और विहान के सिर पर मारने के लिए उसे फिर से घुमाया। विहान 5 कदम पीछे हट गया। उसने काले कपड़ों वाले बुजुर्ग का सीधे तौर पर सामना नहीं किया। इसके बजाय उसने पूरे समय उससे दूरी बनाए रखी। अब काले कपड़ों वाले बुजुर्ग द्वारा उसे कम आंकने की संभावना कम थी। मुक्के की अत्यधिक गति और शक्ति को देखते हुए ये तथ्य कि सामने वाला इतनी आसानी से चकमा दे सकता है, कौशल के एक काफी अच्छे स्तर को प्रदर्शित करता है। बहुत बढ़िया। इस पल काले कपड़ों वाला बुजुर्ग अचानक रुक गया और विहान की प्रशंसा की। उसकी कर्कश आवाज किसी खुरदरे पत्थर की तरह थी, जो अभी भी सुनने में अप्रिय लग रही थी। बकवास बंद करो। अचानक विहान, जो काले कपड़ों वाले बुजुर्ग की नज़र में था, गायब हो गया। वही ठंडी आवाज काले कपड़ों वाले बुजुर्ग के पीछे से आए और बुजुर्ग की भौहें और भी गहरी तन गईं। ऐसी रफ्तार! काले कपड़ों वाला बुजुर्ग पूरी तरह हैरान था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जो लड़का अभी उसकी नाक के नीचे घूम रहा था, वह अचानक उसके पीछे दिखाई देगा। वह कितना तेज हो सकता है? अब जवाबी हमला करने की मेरी बारी है। विहान के होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। वह पूरे समय चकमा दे रहा था। अब जब उसने वह चाल चल दी थी जिसकी उसे जरूरत थी, तो उसके पास अपना बचाव करने का एक कारण होगा अगर दिग्विजय उस पर बुजुर्गों का अपमान करने का आरोप लगाता है। चलो देखते हैं कि तुम वास्तव में कितने काबिल हो। काले कपड़ों वाला बुजुर्ग विहान की ताकत को कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हालांकि उदयपुर शहर की शिखर रैंकिंग के शीर्ष 10 में अपनी रैंकिंग को देखते हुए उसे ये भी विश्वास नहीं था कि इतनी कम उम्र का कोई व्यक्ति उसे इतनी आसानी से हरा सकता है। सच में विहान की हरकतें, एक बार जब वह कार्रवाई करता है तो निश्चित रूप से तूफान ला देती हैं। उस रात उदयपुर शहर के उपनगरों में 2 आकृतियां, एक बूढ़ा और एक जवान, शहर के चारों ओर दर्जनों मील तक मंडराते रहे। चांदनी से रोशन घुप अंधेरी रात में घूंसे और लात चमक रहे थे। उपनगरों के बंजर पहाड़ों से लेकर झिलमिलाती झील तक अलग अलग युगों के 2 राजा आपस में भिड़ गए और एक दूसरे से लड़े, लेकिन उनमें से कोई भी दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वे दोनों केवल अभ्यास के वारों का आदान प्रदान कर रहे थे। उनमें से किसी ने भी अपनी आखिरी चालों का इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि जिस बात ने विहान को हैरान कर दिया वह ये थी कि जैसे ही काले कपड़ों वाला बुजुर्ग दिखाई दिया, वह काला ब्रेसलेट जो वह हमेशा अपनी कलाई पर पहनता था, वास्तव में जगमगा उठा। विहान, जो रहस्यमय ब्रेसलेट के बारे में हमेशा उम्मीद और साथ ही उलझन से भरा रहता था, एक बार फिर ब्रेसलेट के रहस्य के धमाके से टकरा गया था। क्या ये रहस्यमय काला जैड कंगन भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है? ये जानकर कि खतरा करीब है, क्या तुम पहले से चेतावनी दे सकते हो? ... धड़ाम! उनकी 2 अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मुट्ठियां एक बार फिर टकराईं। काले कपड़ों वाला बुजुर्ग, जिसने कई सालों से कोई बड़ा वार नहीं किया था, आखिरकार इस पल उसकी लंबे समय से सुप्त लड़ने की भावना जाग उठी। उसने एक लंबी दहाड़ लगाई, उसके पैर जमीन से टकराए। वह खरपतवार वाली जमीन से तोप के गोले की तरह ऊपर उछला। तुरंत एक शक्तिशाली आभा ने विहान को अपनी चपेट में ले लिया, जो ज्यादा दूर नहीं था, और उस पर फिर से हमला किया। विहान की आंखें स्थिर थीं और उसकी नज़र कुछ अजीब थी। उसने अनजाने में अपने दोनों बड़े हाथों की मुट्ठियां भींच लीं। वह वहां गतिहीन खड़ा रहा, चुपचाप काले कपड़ों वाले बुजुर्ग के अपने शक्तिशाली हमले को शुरू करने का इंतजार करता रहा। हम पूरी रात लड़ते रहे, अब इसे खत्म करने का समय है। विहान की ताकत ने काले कपड़ों वाले बुजुर्ग की उम्मीदों को पार कर दिया था। इसने उसे अपना असली इक्का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया। एक विशाल और बेजोड़ शॉकवेव के साथ काले कपड़ों वाला बुजुर्ग, जो जमीन से ऊपर उछला था, आखिरकार अपनी मुट्ठियां विहान के चेहरे के करीब ले आया। विहान बेफिक्र रहा। उसने फिर एक शक्तिशाली मुक्का सीधे आकाश की ओर मारा। धड़ाम! एक जोरदार धमाका। चारों ओर धूल और धुआं छा गया। विहान के 5 मीटर के दायरे में दोनों की संयुक्त ताकत से इलाका हिंसक रूप से हिल गया, जिससे घास फूस हवा में उड़ने लगे। उस भारी ताकत के नीचे विहान इसे झेलने में असमर्थ था और काले कपड़ों वाले बुजुर्ग की पागल शक्ति द्वारा दूर फेंक दिया गया। हालांकि वह जल्दी से जमीन पर उतरा और अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा हो गया। दूसरी ओर काले कपड़ों वाले बुजुर्ग के होठों पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई, जो उत्साह और गर्व का मिश्रण थी। पूरी रात लड़ने के बाद वह आखिरकार अपने अंतिम हथियार के साथ अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में कामयाब रहा, जिसका उसने बिना किसी संकोच के उपयोग किया था।
लेकिन काले कपड़ों वाला बुजुर्ग इस बात से अनजान था कि विहान ने शुरू से अंत तक वास्तव में कोई वार नहीं किया था, वह पूरी तरह से रक्षात्मक बना रहा। यहाँ तक कि अभी भी उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, अपनी शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा 60% ही इस्तेमाल किया था। यह उनकी पूरी रात की लड़ाई का नतीजा था, उनमें से कोई भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने को तैयार नहीं था, पूरे समय खुद को रोके रखा। असली उस्ताद अक्सर एक ही निर्णायक वार में परिणाम तय करते हैं। लेकिन अब काले कपड़ों वाला बुजुर्ग अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, जिससे विहान को एहसास हुआ कि प्रतिद्वंद्वी की असली ताकत उससे ऊपर नहीं है। अब से मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि जब मैं कोई काम करूंगा तो काले कपड़ों वाला बुजुर्ग मुझे धमकी देगा। नौजवान, तुम बहुत शक्तिशाली हो। इस पर काले कपड़ों वाला बुजुर्ग, जो अभी जमीन पर उतरा था, अपने हाथ पीछे बांधे एक उस्ताद की तरह चलते हुए विहान के पास गया, जो एक घुटने पर बैठा था और जिसके मुंह के कोने से खून की एक लकीर बह रही थी। हालांकि वह विहान की आंखें नहीं देख सकता था, जो उसके थोड़े लंबे बालों के नीचे छिपी थीं। विहान की आंखें गहरे लाल रक्त वाहिकाओं से भरी थीं, जैसे अफ्रीकी सवाना के किसी खूंखार शेर की। अगर इस पल काले कपड़ों वाले बुजुर्ग के मन में द्वेष होता और वह विहान को मारना चाहता, तो विहान, जो एक जंगली जानवर की तरह अपनी ताकत इकट्ठा कर रहा था, शायद एक पल में उसे चीर फाड़ देता। इसके अलावा पलक झपकते ही विनाश की संभावना है। विहान ने अपने मुंह के कोने से बचा हुआ खून पोंछा और चुपचाप काले कपड़ों वाले बुजुर्ग को देखा। काले कपड़ों वाले बुजुर्ग के धीरे धीरे अंधेरे में गायब होने के बाद ही विहान धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी, क्योंकि वह उस दिशा में घूर रहा था जहां काले कपड़ों वाला बुजुर्ग गायब हुआ था। उपनगर छोड़ने के कुछ ही देर बाद काले कपड़ों वाले बुजुर्ग ने अचानक मुंह भरकर काला खून उगल दिया। यह एक पल में आसपास के पेड़ों पर छिड़क गया। काले कपड़ों वाले बुजुर्ग ने अपनी छाती पकड़ ली, उससे हल्का दर्द निकल रहा था, उसका चेहरा मौत जैसा पीला था। उसकी पुतलियां फैलने लगीं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ये दिखने में जवान लड़का इतना ताकतवर होगा। अगर काले कपड़ों वाले बुजुर्ग ने आखिरी समय में अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाई होती, तो अपने प्रतिद्वंद्वी को दबाना बहुत मुश्किल होता। काले कपड़ों वाला बुजुर्ग इस बात से अनजान था कि विहान उससे केवल आधी चाल से हारा था, क्योंकि वह अपनी असली ताकत छिपा रहा था। अगर विहान अपनी पूरी शक्ति लगा देता, तो उसे विश्वास था कि वह उस काले कपड़ों वाले बुजुर्ग को एक ही पल में मार सकता है। अध्याय 366। इस लड़ाई ने न केवल काले चोगे वाले बुजुर्ग को विहान अग्रवाल के प्रति सतर्क कर दिया था, बल्कि विहान को भी दिग्विजय सिंह को नए सम्मान के साथ देखने पर मजबूर कर दिया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस हमेशा मुस्कुराते रहने वाले, दयालु दिखने वाले बूढ़े के पीछे इतना बड़ा उस्ताद छिपा हो सकता है। ... जब काले चोगे वाला बुजुर्ग होटल के प्राइवेट रूम में वापस लौटा, तो दिग्विजय सिंह परिणाम का इंतजार कर रहे थे। वे वहां से हिले तक नहीं थे। जैसे ही दिग्विजय सिंह ने काले चोगे वाले बुजुर्ग को देखा, जिनकी आंखों में धुंधलापन था और हालत बेहद खराब थी, मानो वे किसी भी पल दम तोड़ देंगे, तो उनका दिल एक बार फिर दहल उठा। कैसा रहा? दिग्विजय शांत बने रहे, लेकिन भीतर से उन्हें गहरा झटका लगा था। काले चोगे वाला बुजुर्ग दशकों से उनके साथ था और उनकी निजी ताकत को दिग्विजय से बेहतर कोई नहीं जानता था। लेकिन बुजुर्ग की हालत बता रही थी कि उसका सामना किसी बेहद खूंखार प्रतिद्वंद्वी से हुआ था, जिससे दिग्विजय के माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। अथाह, काले चोगे वाले बुजुर्ग ने अपनी छाती को भींचते हुए धीमी और हताश आवाज में कहा। उनके अंदरूनी अंग हिल चुके थे और शरीर की ऊर्जा रसातल में जा चुकी थी। उपनगरों में हुई उस लड़ाई ने वाकई बुजुर्ग को गहरी चोटें पहुंचाई थीं। नतीजा ये हुआ कि उनकी जवानी के पुराने घाव और बीमारियां फिर से उभरने लगी थीं। तुम हार गए, दिग्विजय सिंह ने अपनी बाघ जैसी तेज आंखों से बुजुर्ग को घूरते हुए पूछा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं जीत गया, काले चोगे वाले बुजुर्ग ने शांति से जवाब दिया। लेकिन उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि यह जीत किसी हार से कम शर्मनाक नहीं थी। जाओ, पहले आराम करो। दिग्विजय ने और कोई सवाल नहीं किया, उन्हें जवाब मिल चुका था और परिणाम का अंदाजा भी लग चुका था। जी, काले चोगे वाले बुजुर्ग ने सिर झुकाया और खामोश रहे, अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए प्राइवेट रूम के पिछले हिस्से की ओर बढ़ गए। दिग्विजय सिंह मेज पर आंखें मूंदे शांत बैठे रहे, हाथ में गहरे लाल वाइन का गिलास था। वे वहीं बैठे रहे, आंखें बंद किए विश्राम करते हुए। काफी देर बाद दिग्विजय सिंह ने धीरे से अपनी बाघ जैसी आंखें खोलीं। हालांकि जो दिग्विजय अभी तक बिल्कुल ठंडे और सख्त थे, अब उनके उस झुर्रियों भरे मगर रोबदार चेहरे पर एक अजीब, रहस्यमयी मुस्कान रेंगने लगी। थोड़ी ही देर बाद दिग्विजय के पोते विक्रमादित्य सिंह ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आया। अपने दादा को देखकर, जो उम्र में बूढ़े थे मगर दिल से अभी भी जवान, विक्रमादित्य कभी कभी समझ ही नहीं पाता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। दादाजी को आंखें मिचमिचाते और मजे से रेड वाइन पीते देख विक्रमादित्य की उत्सुकता जाग उठी। वह आगे बढ़ा और पूछा, दादू, क्या आपने अभी अंकल विनय को यमराज का इम्तिहान लेने भेजा था? अरे, तुम्हें भी पता चल गया। दिग्विजय, जो अपने स्टेक का आनंद ले रहे थे, अपनी मूंछें फड़फड़ाते हुए हैरानी से स्टेक को घूरने लगे।
आपने सचमुच अंकल विनय को उसे परखने भेजा? विक्रमादित्य का तो जैसे दम ही निकल गया। वह बड़ी मुश्किल से यमराज की वापसी का इंतजार कर रहा था और यमराज खुद उसके पास आया भी था। वह अपनी जान बचाने का कर्ज चुकाना चाहता था, लेकिन किसे पता था कि दादाजी को इसकी भनक लग जाएगी। इतनी मिन्नतों और खुशामद के बाद तो वह यमराज से मिलने को राजी हुआ था और अब यमराज को परखने के लिए दादाजी ने अंकल विनय को भेज दिया। क्या ये जानबूझकर उसे शर्मिंदा करने की साजिश नहीं थी? यमराज क्या सोचेगा? वह पहले से ही एक बड़ा अधिकारी है और अब दादाजी बीच में टांग अड़ा रहे हैं। क्या ये जानबूझकर उसके और यमराज के बीच दरार डालने की कोशिश नहीं है? हे, मुझे बस उत्सुकता थी ये देखने के लिए कि जिस यमराज की तुम इतनी तारीफ करते नहीं थकते, क्या वह सच में उतना ही खतरनाक है या बस बातें हैं? उफ, मुझे ऐसे मत देखो। अपने पोते विक्रमादित्य की आंखों में वह अजीब सा भाव देखकर दिग्विजय थोड़ा झेप गए। क्या अंकल विनय को पता चल गया? दरअसल विक्रमादित्य हमेशा से इस बात को लेकर उत्सुक था कि विहान पिछले 2 सालों से क्या कर रहा था। उसकी अचानक वापसी ने विक्रमादित्य को भी उलझन में डाल दिया था। अथाह दिग्विजय ने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया, उनके चेहरे पर भी लाचारी झलक रही थी। तो क्या अंकल विनय जीत गए? दादाजी का संक्षिप्त विवरण सुनने के बाद विक्रमादित्य की सांसें अटक गईं। उसके दादाजी का किसी के बारे में इस लहजे में बात करना ही यह बताने के लिए काफ़ी था कि सामने वाला कितना भयानक था। ये समझना होगा कि रॉक विशेषज्ञों से भरा पड़ा है। पूरे उदयपुर शहर में शायद मुट्ठी भर लोग ही होंगे जिन्हें उसके दादाजी अथाह कह सकें। हम जीत गए, दिग्विजय ने शांति से कहा। हम जीत गए, विक्रमादित्य सदमे में चिल्लाया। हम? दिग्विजय ने सिर हिलाया। तो उसे चोट तो नहीं आई ना? विक्रमादित्य को समझ नहीं आ रहा था कि क्या पूछे। एक तरफ अंकल विनय थे जो बरसों से दादाजी के साथ थे और पूरे उदयपुर में अपनी धाक रखते थे, दूसरी तरफ वह यमराज था जिसने 2 साल पहले पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में तहलका मचा रखा था। दोनों के बीच टक्कर, कौन जीतेगा वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। हालांकि तुम्हारे अंकल विनय जीत गए, लेकिन उन्हें भी काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं। दिग्विजय की भौहें और अधिक गंभीर हो गईं। विहान की ताकत और उसका इतनी तेजी से उभरना उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। इसके विपरीत यह एक अलग स्तर पर खतरा पैदा करता है। अगर एजेंसी ने अभी इस मौके का फ़ायदा उठाकर उसे खत्म नहीं किया, तो एक बार जब यह बाग पूरी तरह बड़ा हो गया तो उसे हटाना नामुमकिन हो जाएगा। अंकल विनय घायल हैं, और यमराज का क्या? विक्रमादित्य दादाजी की एक के बाद एक बातों से हैरान था। उसके बारे में मुझे नहीं पता। दिग्विजय ने रेड वाइन का एक घूंट भरा, उनकी आंखें चमक रही थीं मानो वे किसी गहरी सोच में डूबे हों। जैसे ही भोर हुई और कमरे में रोशनी फैली, यह जनाब जल्दी उठ गए और अपना एक उंगली ज़ेन का अभ्यास शुरू कर दिया। वह पूरी तरह से उल्टा था, केवल एक उंगली के सहारे खुद को टिकाए हुए बार बार अभ्यास कर रहा था, विशेष रूप से अपने पैरों के बीच वाली उस एक उंगली ज़ेन पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। अगर रिया कपूर उसे देख लेती तो न जाने क्या गलतफहमी पाल लेती। मेरा आज का लक्ष्य 500 था, लेकिन जब मैंने अभी 100 से थोड़ा ही ज़्यादा किया था तभी किसी ने मेरे दरवाजे पर कई बार दस्तक दी। सुबह सुबह सोने के बजाय कोई दूसरे के कमरे में आकर दरवाजा पीटने लगा, जिससे विहान झुंझला गया। कौन है? विहान गुस्से में चिल्लाया। दरवाजा खोलो। बाहर से रिया चिल्लाई। धत्तेरी की, क्या इस औरत के हार्मोन्स फिर से असंतुलित हो गए हैं? विहान नाखुश होकर बाहर निकला, दरवाजा खोला और रिया को डांटने ही वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि रिया के चेहरे का भाव बर्फीली ठंडक से सदमे में बदल गया। अंत में उसका चेहरा लाल हो गया और फिर बस हो गया। अरे तुम थरकी। रिया ने अचानक अपनी सुंदर आंखें चौड़ी कर लीं, वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसके मुंह से एक हल्की चीख निकली और उसने जल्दी से अपनी आंखों को ढक लिया ताकि उसकी नज़र किसी शख्स के शरीर के एक खास हिस्से पर सीधे न पड़े। गुंडा, कहाँ है गुंडा? कहाँ है गुंडा? मुझे जाने दो, मैं उसे पीटता हूँ। विहान धर्मी क्रोध से भरकर अपनी आस्तीन चढ़ाने ही वाला था। इस बेशर्म आदमी ने 2 कदम आगे बढ़ाए और गंभीरता से पूछा, कहाँ है गुंडा? मैं अभी जाकर उसकी धुलाई करता हूँ। तुम एक नंबर के ठरकी हो। रिया ने फिर से पैर पटका। अपनी आंखों को ढकते हुए उसने गुस्से से विहान के शरीर के एक खास हिस्से की ओर इशारा किया और कहा। जिस दिशा में रिया ने इशारा किया, उस जनाब ने नीचे देखा और उसका पुराना चेहरा पल भर में शर्म से लाल हो गया। लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि क्या हो रहा है। उसने दरवाजे की चौखट पर अपना हाथ टिकाया और हंसते हुए बोला, अरे ये तो बस सुबह का जोश है। हर मर्द को सुबह सुबह थोड़ा बहुत ऐसा होता है। हे। विहान को नहीं लगा कि वह कुछ अभद्र कर रहा है। यह उसकी ठोस संपत्ति थी, बिल्कुल उन महिलाओं की तरह जिनके वक्षस्थल उनके चेहरे से बड़े होते हैं और जो मर्दों का ध्यान खींचने के लिए डीप नेक कपड़े पहनती हैं। अगर कोई तुम्हें देख ले तो नुकसान तुम्हारा ही है। तुम ये तो नहीं कह सकते कि तुमने किसी सुंदर महिला के निजी अंगों को देखा और तुम्हें नुकसान हुआ, है ना? वे कहते हैं कि अब पुरुष और महिलाएं बराबर हैं।
लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि पुरुषों के पास मानवाधिकार नहीं है? अध्याय 367। सुबह का जोश। रिया की खूबसूरत आंखें फटी की फटी रह गईं, उसका चेरी जैसा मुंह खुला रह गया, और प्रतिक्रिया देने से पहले वह काफी देर तक सन रह गई। वह उसकी बातों से पूरी तरह से हक्की बक्की थी और उस दबे हुए गुस्से को शांत नहीं कर पा रही थी जो इस आदमी ने काफी समय से भड़का रखा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी इतना बेशर्म होगा कि आप उसे सुई भी चुभा दे तो भी वह इतना ढीठ बना रहेगा और उसे शर्म का जरा भी एहसास नहीं होगा। उसने ऐसी शर्मनाक बातें कहने की हिम्मत भी की। ये किस ग्रह से आया हुआ प्राणी था? अगर रिया की सुंदरता भगवान द्वारा सावधानी से तैयार की गई कला का एक नमूना थी, तो विहान निश्चित रूप से भगवान की उस पल की जल्दबाजी का नतीजा था जब उन्होंने कीचड़ का एक बदबूदार सड़ा हुआ लोथड़ा उठाया और बिना किसी आकार की परवाह किए उसे जमीन पर पटक दिया। अरे बॉस, क्या आपने जी भर के देख लिया? हालांकि मुझे आपकी लालची नज़रों से देखे जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें कहीं और चलना चाहिए, नहीं तो मैं थक जाऊंगा। इस समय विहान ने एक पैर से अपने शरीर को सहारा दिया और दूसरे पैर को सहारा देने वाले पैर के बीच में रख दिया, अपने पैरों से अपने विशाल शरीर को ढकने की पूरी कोशिश कर रहा था। अपने दाहिने हाथ को दरवाजे की चौखट पर टिकाए हुए और अपने पूरे शरीर को झुकाए हुए वह दरवाजे के सामने आधा लेटा हुआ था। वह अविश्वसनीय रूप से अजीब लग रहा था। तुम रिया के मुंह से बस खून निकलना बाकी था। मैं तुम्हें ताड़ूंगी। रिया की सुंदर आंखें चौड़ी हो गईं। अपने हाथों से उन्हें ढकने के बावजूद वह अपनी उंगलियों के बीच से विहान पर कुछ नजरें चुराने से खुद को रोक नहीं पाए। उसकी उत्सुकता जाग उठी थी, खासकर जब उसकी नज़र विहान के मुस्कुराते चेहरे से नीचे उसके जांघों की ओर गई तो रिया को शर्मिंदगी के मारे अपने दांत पीसने की तीव्र इच्छा महसूस हुई। वह बस इतना चाहती थी कि अपना पैर पटके, दांत भींचे और अपने नाजुक हाथ से उसकी मर्दानगी को पकड़ ले, फिर उसे एक झटका दे, उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित। हालांकि रिया का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं लग रहा था। वह विहान के सामने चुपचाप खड़ी रही, कभी कभी जानबूझकर या अनजाने में अपनी उंगलियों के बीच से विहान के शरीर के उस खास स्थान को देख रही थी जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा था। ये देखकर कि रिया अपने गोरे हाथों से अपनी आंखें ढक रही थी, लेकिन उसकी नज़र उंगलियों के बीच से उसके निचले शरीर पर टिकी थी, विहान गदगद हो गया। वह सुबह सुबह पहले से ही बेचैन महसूस कर रहा था, लेकिन अब एक स्वादिष्ट छोटा मेमना खुद उसके दरवाजे पर आ गया था। ये बड़ा बुरा भेड़िया उसे कैसे न खाता। विहान के तीखे होंठों पर एक अजीब शरारती मुस्कान थोड़ी सी उभर आए। हाथ बढ़ाते हुए विहान ने रिया को, जो अपनी आंखें ढके हुए थी, अपनी ओर खींच लिया। उसके सुंदर चेहरे पर दहशत देखकर विहान की मजबूत भुजाओं ने रिया की पतली कमर को घेर लिया। उसकी बाहों में मौजूद सुंदरी से आ रही हल्की ऑर्किड की खुशबू किसी नशीली दवा के स्ट्रॉन्ग वर्जन की तरह थी, जो विहान के शरीर में किसी बेचैन नस पर लगातार हमला कर रही थी। तुम क्या करना चाहते हो? अपनी घबराहट में रिया का गोरा चेहरा पल भर में बेहद बदरंग हो गया। लेकिन विहान की पाश्विक ताकत के आगे रिया खुद को छुड़ाने में असमर्थ थी और केवल उन मजबूत भुजाओं को खुद को घेरने दे सकती थी। अपने बगल में खड़े इस आदमी से आ रही धुएं की हल्की गंध को महसूस करते हुए रिया किसी तरह से थोड़ी मदहोश होने लगी। वह, जिसे हमेशा धुएं की गंध नापसंद थी, अचानक उसे यह आश्चर्यजनक रूप से सुखद लगने लगा, एक कामोत्तेजक की तरह जो लगातार उसके दिल पर हमला कर रहा था। हे, मैं कुछ नहीं करना चाहता, बस इस गर्मी के मौसम में मैं देख सकता हूं कि आप ठीक महसूस नहीं कर रही हैं, इसलिए मैं आपको ठंडा करने के लिए यहाँ हूँ, विहान ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा। मैं तुम्हारा ये सड़ा हुआ सिर काट दूंगी। रिया असामान्य रूप से आक्रामक थी। अरे, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? ये तो बहुत बेरहम है। विहान ने चुपके से पसीने की एक बूंद पोंछी। मुझे छोड़ो। रिया ने संघर्ष किया, उसका नाजुक शरीर मलाई के टुकड़े की तरह कोमल और आकर्षक था। जितना अधिक वह संघर्ष करती, उतना ही उनके शरीर एक दूसरे से रगड़ खाते। इसने विहान की सांसों को और भी तेज कर दिया। जब रिया संघर्ष करने की कगार पर अनजाने में विहान की कोमल और स्नेही आंखों की एक झलक पा गई, तो वह पिघले बिना न रह सकी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस जंगली आदमी का इतना कोमल पहलू भी होगा। विशेष रूप से इस करीबी शारीरिक संपर्क में उसकी दृढ़ और गंभीर आंखों में झांकते हुए रिया को लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से खींच ली गई हो। अनजाने में उसने संघर्ष करना बंद कर दिया और इसके बजाय कुछ हद तक शांत हो गई, जैसे कोई प्रेमिका उसके दुलार का इंतजार कर रही हो। विहान का हाथ किसी तरह रिया की कमर में फिसल गया था, उसके इच्छा से भरे नाजुक शरीर को सहला रहा था। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि रिया की त्वचा इतनी चिकनी और कोमल होगी। उसे यहाँ तक संदेह था कि अगर वह जोर से निचोड़े तो क्या उसमें से पानी निकल सकता है। जैसे ही विहान का शैतानी हाथ धीरे धीरे रिया की निचली कमर की ओर सरका, रिया का नाजुक शरीर अनजाने में कुछ बार कांप उठा। विहान की इच्छा तुरंत बढ़ गई और वह बस अगला कदम उठाने ही वाला था कि रिया ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी की और विहान की पकड़ से छूट गई। विहान का जंगली और बेलगाम हाथ एक पल में अपने लक्ष्य से चूक गया।
रिया उससे 3 कदम दूर खड़ी थी, थोड़ी गुस्से वाली आंखों से घूरते हुए। उसके हाथ उसकी कमर पर थे, एक झगड़ालू औरत की तरह मुद्रा बनाते हुए। ए अग्रवाल, तुम क्या चाहते हो? उफ! जो निवाला व्यावहारिक रूप से मेरे मुंह में था वह बस उड़ गया। विहान अविश्वसनीय रूप से नाराज था। हे, कुछ खास नहीं, बस आपके संकल्प का परीक्षण कर रहा था बॉस, ये देखने के लिए कि भविष्य में पुरुषों को आपको बहकाने से रोकने में आपका प्रतिरोध कितना मजबूत है। विहान ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया, अपनी नाक को भींचा, अपनी आंखें घुमाईं और एक ऐसा कारण गढ़ा जिस पर उसे खुद भी विश्वास नहीं था, रिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए। क्या वाकई ऐसी बात है? रिया ने अपनी बाहें क्रॉस की, उसकी आंखें अजीब लग रही थीं। उसकी नज़र विहान पर पड़ी, जिससे तुरंत उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसे एहसास हुआ कि उसे कहीं गोली लगने वाली है। आपको क्या लगता है? विहान ने अपनी सांस रोकी, उसे नज़रअंदाज करने की पूरी कोशिश की। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे इरादे नेक नहीं हैं? बोलो विहान, अपनी बकवास बंद करो। यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे छिपे हुए इरादों को नहीं जानती। रिया ने उसके निचले शरीर को न देखने की पूरी कोशिश की, इसके बजाय उसकी थोड़ी कतराती हुई आंखों में घूरते हुए कुछ खोजने की कोशिश की। अरे, मेरे इरादे क्या हो सकते हैं? क्या मैं गुंडे जैसा दिखता हूँ? विहान हंसा, धीरे धीरे रिया को दीवार के कोने में घेरते हुए, एक अच्छे इंसान होने का नाटक करते हुए। तुम एक अच्छे इंसान हो, हम। रिया ने अपनी भौहें सिकुड़ी, उसका भाव अजीब था। हे, चिंता मत करो, मैं विहान अग्रवाल बिल्कुल शरीफ आदमी हूँ। तुम्हारे फिगर के साथ तुम मेरी इच्छा भी नहीं जगा सकती। चूंकि तुम खुद स्वीकार करते हो कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तो तुम्हारे निचले शरीर का क्या? रिया ने अपने निचले शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा। इस समय रिया एक कोने में छिपने को मजबूर थी, कमजोर और दयनीय दिख रही थी, जबकि विहान शर्टलेस और केवल अंडरवियर पहने हुए, एक हाथ रिया के सिर के पीछे दीवार पर टिकाए हुए, उसे पूरी तरह से घेरे हुए था। उसने अच्छे इंसान होने का दावा किया, लेकिन उसकी हरकतें उसे धोखा दे रही थीं। अरे मैंने हाल ही में बहुत ज़्यादा ताकत की दवाएं ले ली हैं, इसलिए सुबह सुबह खड़ा होने की वो क्षमता अभी भी मुझ में बाकी है। इतना कहने के बाद, इससे पहले कि रिया कुछ बोल पाती, वह तेजी से भागकर अपने कमरे में घुस गया। धाड़! कमरे के अंदर का ठोस चंदन का दरवाजा जोर से हिल गया। विहान ने अपना चेहरा अपने कंबल में छिपा लिया, वह अविश्वसनीय रूप से शर्मिंदा लग रहा था। वह चाहता था कि वह बस किसी मलाई के टुकड़े से अपना सिर टकराए और मर जाए। उसे कोई मांस नहीं मिला और इसके बजाय उसने खुद को मुसीबत में डाल लिया। यह क्या हो रहा था? रिया कमरे के बाहर खड़ी ख्यालों में खोई हुई थी। काफी देर बाद उसकी सुंदर कत्थई आंखें वापस होश में आईं। लेकिन विहान का क्या? वह वास्तव में शर्मिंदा है। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस बार उसकी इतनी बेइज्जती होगी। उसे नहीं पता कि इसके बाद वह रिया पर कैसी छाप छोड़ेगा। शायद उसे उन अजीबोगरीब लोगों में से एक के रूप में देखा जाएगा। अब से विहान के लिए एक गरिमापूर्ण और सम्मानजनक छवि बनाए रखना मुश्किल होगा, भले ही वह चाहे। धत्तेरी की, वह कितना बदकिस्मत है। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसे थोड़ा और संयम बरतना चाहिए था। लकवा मार गया। उस पल उसका दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे लाखों भीड़ जैसे जानवर उस पर से दौड़ रहे हों। ये वास्तव में दिल तोड़ने वाला था। अगर उसे दूसरा मौका मिलता तो वह नहीं जानता था कि वह क्या करता। भले ही कोई अब उससे भीख मांगे, वह बाहर नहीं आएगा। कितना अपमानजनक! उसने पूरी तरह से अपनी नाक कटवा दी थी। वह अपनी जिंदगी में कभी इतना शर्मिंदा नहीं हुआ था। आखिर वह आमतौर पर बहुत कमजोर दिल का था। थोड़ी देर बाद रिया उसे बुलाने के लिए फिर आई। इससे विहान को झटका लगा और न जाने क्यों उसे अपने दिल में एक गर्मी महसूस हुई। इसलिए वह जल्दी से बिस्तर से कूदा और बाहर आने से पहले खुद को ठीक ठाक किया। उफ! मैं बाद में उसका सामना कैसे करूंगा? ये सोचते हुए विहान के पेट में मरोड़ उठने लगी। उसे थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी। अध्याय 368। आधे घंटे बाद रिया की लगातार जिद के आगे झुकते हुए यह जनाब आखिरकार धीरे धीरे कमरे से बाहर निकले। रिया को डाइनिंग टेबल पर बैठे देखकर उसकी नाजुक बाहें कभी कभी सिकुड़ रही थीं और उसके चेहरे के भाव थोड़े उदास थे। उसके खूबसूरत चेहरे पर उसका सामान्य ठंडा और घमंडी व्यवहार गायब था। विहान को यह अजीब लगा। क्या वह हाल ही में ठीक से सो नहीं पा रही थी, या उसके दिमाग में कोई परेशानी चल रही थी? विहान धीरे धीरे डाइनिंग टेबल की ओर गया और धीरे से दूध का गिलास रिया को थमा दिया। उसकी हरकतें इतनी कोमल थीं, लेकिन रिया एक हाथ में चाकू और दूसरे में कांटा पकड़े हुए थी। उसकी प्लेट में केवल रोटी का एक छोटा टुकड़ा था और उसने काफी देर से अपने चाकू या कांटे को छुआ तक नहीं था। इससे विहान के दिल में एक टीस और पछतावा हुआ। क्या उस छोटी सी घटना ने वाकई रिया को इतना नाराज कर दिया था? ये सोचते हुए विहान की भारी आवाज धीरे धीरे नर्म हो गई और उसने प्यार से पूछा, क्या हुआ? कोई परेशानी है? रिया ने बस धीरे से अपना माथा ऊपर उठाया, लेकिन विहान की नम्रता से उसे कोई राहत महसूस नहीं हुई। वास्तव में उसकी भौहें और भी कसकर सिकुड़ गईं।
हाल ही में सूर्याटेक के शेयर की कीमत गिर गई थी। वितरण बाजार में भी भारी गिरावट आई है, खासकर समूह के तहत कई विभागों में, जिनका बिक्री प्रदर्शन पिछले 1-2 महीनों में, जब से उसने सूर्याटेक की कमान संभाली है, अपने सबसे निचले स्तर पर गिर गया है। इसने रिया को, जो अपने काम के प्रति हमेशा बहुत सख्त रहती है, बहुत खराब मूड में डाल दिया है। मैंने अपना लगभग पूरा समय सूर्याटेक को धीरे धीरे विकसित करने और विस्तार करने में समर्पित कर दिया, और सिर्फ 1 साल में सूर्याटेक वास्तव में ऊंचाइयों पर पहुंच गया। हालांकि पिछले 1 या 2 महीनों में सूर्याटेक का घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री प्रदर्शन गिर गया है, और इसका शेयर बाजार प्रदर्शन भी बार बार ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है। 1 साल पहले की स्थिति में लौटने का स्पष्ट एहसास हो रहा है। कुछ नहीं, रिया ने शांति से कहा। कुछ नहीं हुआ। विहान और भी उलझन में पड़ गया। मैंने देखा है कि तुम आजकल बहुत ज्यादा तनाव में रहती हो। क्या कोई बात परेशान कर रही है? अगर तुम अच्छा महसूस नहीं कर रही हो तो बस मुझसे बात करो। अगर तुम वास्तव में परेशान हो तो बस मुझे काट लो। तब तक काटते रहो जब तक तुम्हें अच्छा न लगे। वैसे भी मैं सख्त जान हूं। मुझे बस तुम्हारे दांत टूटने का डर है। फफ। विहान की बेतुकी बात पर रिया को तुरंत हंसी आ गई और उसने एक आकर्षक मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुत्ता हूं? अरे सही है, और मुस्कुराओ। सच में, जब तुम मुस्कुराती हो तो काफी हैंडसम लगती हो, बॉस। हमेशा वह लंबा लटका हुआ चेहरा मत बनाओ जैसे हर किसी ने तुमसे लाखों उधार लिए हों। इससे लोगों का तुम्हारे पास आना मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि मेरे जैसा सख्त आदमी, जो बाघ की तरह निडर है, कभी कभी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता। अरे ये सही है। हाँ, इसे जारी रखो। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, तुम्हें और मुस्कुराना चाहिए। इस साथी की जीवंत और अभिव्यंजक शारीरिक भाषा ने रिया को फिर से खिलखिलाने पर मजबूर कर दिया, जिससे उसके दिल पर छाया उदासी का कोहरा तुरंत छंट गया। लेकिन जब उसने सोचा कि कैसे इस आदमी ने आज सुबह सुबह उससे सुबह के जोश के बारे में बात की थी, तो रिया का गुस्सा फिर से भड़क उठा। गनीमत ये थी कि विहान आज पूरी तरह से मुस्कुरा रहा था, उसकी सुंदरता की तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि उसकी मुस्कान कितनी प्यारी है, जिसने रिया जैसी घमंडी और अलग थलग रहने वाली महिला को भी खुशी से सराबोर कर दिया। नाश्ता खत्म करने के बाद ही विहान ने चुपके से पसीने की एक बूंद पोंछी। धत्तेरी की, मैं थक गया। अपनी बेगम को खुश करने की कोशिश में उसने वाकई अपना दिमाग खपा दिया था। जैसे ही वह जाने वाली थी, रिया ने अचानक अपना सिर घुमाया और विहान की ओर देखकर थोड़ा मुस्कुराई, जिससे वह इतना चौंक गया कि उसे लगा कि उसने पैंट गीली कर दी है। उसने सोचा कि उसने उसे उसके सुडौल भरे हुए कूल्हों को घूरते हुए देख लिया था। विहान, रिया ने बुदबुदाते हुए पुकारा। क्या हुआ? विहान ने घबराहट में पूछा। शुक्रिया। मेरा शुक्रिया? किस लिए शुक्रिया? विहान पूरी तरह से भ्रमित था, उसका दिमाग पूरी तरह से सुन्न था। जब मैं उदास थी तो मुझे खुश करने के लिए शुक्रिया, रिया ने धीरे से कहा। लेकिन मन ही मन उसने सोचा कि यह आदमी पूरी तरह से बुरा नहीं है। कम से कम जब वह उदास होती है तो वह किसी काम आ सकता है। ऐसा लगता है कि मैंने पहले उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। शायद मुझे अपनी राय बदलनी चाहिए। शायद वह उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। ये सोचकर रिया का दिल पिघल गया। ये तो कुछ भी नहीं है। अगर बॉस को कभी मेरी मदद की ज़रूरत हो तो वह हमेशा सलाह के लिए मेरे पास आ सकता है, विहान ने आत्मविश्वास से अपनी छाती ठोकते हुए कहा। रिया ने बस थोड़ा सा सिर हिलाया। वैसे अनु के स्कूल का क्या चल रहा है? क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? रिया ने अचानक पूछा। अगर रिया ने नहीं पूछा होता तो सब ठीक रहता, लेकिन जैसे ही उसने पूछा, विहान बेहद परेशान हो गया। विहान ने मूल रूप से रिया के साथ खुद को उसके अंगरक्षक के रूप में प्रचारित करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, लेकिन अब वह वास्तव में उसका अंगरक्षक बन गया था। यहाँ तक कि अनु और तान्या गिल अब उसके साथ अंगरक्षक जैसा व्यवहार करती थी, जिससे विहान लाचार महसूस करता था। अब अनु को इसकी लत लग गई है। न केवल खुद को एक अंगरक्षक मानती है बल्कि एक सस्ती नैनी के रूप में भी। उसका सफ़र तो आसान था, लेकिन मेरा सफ़र इतना आसान नहीं था, विहान ने तंज कसा। क्या तुम स्कूल वापस जाने को लेकर खुश नहीं हो? रिया ने उसे अजीब नज़रों से देखा। अरे, विहान फिर से शर्मिंदा हो गया। वह वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि अनु ने उससे ऐसा क्या कहा था जिससे उसके जैसी एक सूचीबद्ध कंपनी की सीईओ चाहेगी कि वह एक छात्र के रूप में स्कूल वापस जाए। क्या ये सब सिर्फ अनु की सुरक्षा के लिए है? क्या बस इतना ही है? क्या ये प्रतिभा की भारी बर्बादी नहीं है? मुझे बस समझ नहीं आ रहा है। तुम सूर्याटेक इंटरनेशनल ग्रुप की प्रेसिडेंट, मुझे उन बच्चों के साथ स्कूल भेजने के बारे में कैसे सोच सकती हो जिनके अभी मूंछों के बाल भी नहीं आए हैं? किसने कहा कि तुम्हें स्कूल जाने की अनुमति है? रिया ने आश्चर्य से पूछा। क्या तुमने मुझे अनु और बाकी लोगों के साथ लेक सिटी यूनिवर्सिटी जाने के लिए नहीं कहा था? अरे बॉस, तुम लोगों के साथ ऐसे खेल नहीं खेल सकती। मैंने तुम्हें केवल अनु को स्कूल से लाने और ले जाने की जिम्मेदारी दी थी, उसके साथ स्कूल जाने की नहीं।
इसके अलावा तुम पहले से ही 20 साल के हो, क्या तुम अभी भी एक बच्चे की तरह व्यवहार करना चाहते हो और बच्चों के झुंड के साथ मस्ती करना चाहते हो? रिया ने अनु के अनुरोध को मुख्य रूप से इसलिए स्वीकार किया क्योंकि अनु ने उसे पिछली बार बताया था कि उनके पास एक अंगरक्षक की कमी है और वे स्कूल आने जाने में अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसलिए उसने बस विहान को उन्हें लाने और छोड़ने की जिम्मेदारी दी। किसे पता था कि अनु अपने पिता के साथ मिलकर विहान को एक विशेषाधिकार देने की साजिश रचेगी और अपने कनेक्शन का उपयोग करके उसे उनके साथ स्कूल में दाखिला दिला देगी। यहाँ तक कि रिया अभी भी इससे पूरी तरह अनजान है। जब विहान ने पिछली बार फ़ोन करके उससे पूछा था तो रिया ने इस मामले पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये कई दिनों तक टलता रहा। धत्तेरी की, वे वास्तव में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या तुम मजाक कर रही हो? मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो? विहान नाराज था, उसे लगा जैसे उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अनु ने मुझे क्यों बताया कि तुम मुझे उसके साथ स्कूल जाने देने के लिए राजी हो गई हो? और उन्होंने मुझे स्कूल जाने का पास भी दिलवा दिया। मेरा नाम अभी भी लेक सिटी यूनिवर्सिटी के पुरातत्व विभाग में है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम फ़ोन करके पूछ सकती हो। सच में? रिया ने पूछा। क्या ये झूठ है? विहान लगभग चिल्लाने ही वाला था। रिया ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अनु का नंबर मिलाया। यकीन मानिए, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा विहान ने कहा था। अनु ने वास्तव में उसकी पीठ पीछे विहान के लिए एक नई पहचान की व्यवस्था कर दी थी। अपने पिता के कनेक्शन के माध्यम से उसने पहले ही लेक सिटी यूनिवर्सिटी में विहान के लिए एक पहचान की व्यवस्था कर ली थी। हालांकि अनु का कारण बहुत स्पष्ट था। वह घबराई हुई थी क्योंकि वह बहुत सुंदर और प्रसिद्ध थी और उसे डर था कि बुरे लोग उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके पास अंगरक्षकों की कमी थी, यही कारण था कि उसने विहान को स्कूल में अपने साथ रखा। आखिरकार विहान ने लेक सिटी यूनिवर्सिटी के अविश्वसनीय रूप से अलोकप्रिय पुरातत्व विभाग में ही दाखिला लिया था, इसलिए भले ही वह कक्षाओं में शामिल न हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। रिया की अनु के साथ बातचीत सुनकर विहान को पता चल गया कि वह गोलीबारी के बीच में फंस गया है। रिया को बार बार सिर हिलाते हुए देखकर उसने अनुमान लगाया कि उस छोटी लड़की ने अपनी चचेरी बहन की मंजूरी पाने के लिए फिर से झूठ बोलना शुरू कर दिया है। ऐसा लगता है कि मुझे अब से वास्तव में एक उचित छात्र बनना होगा। इसके अलावा वे उस तरह के डबल एजेंट की तरह हैं जो दोनों पक्षों के लिए काम करते हैं। रिया ने फ़ोन किया और उसे कंपनी वापस जाना पड़ा। लड़की ने फ़ोन किया और मुझे स्कूल वापस जाना पड़ा। कभी कभी मुझे लगता है मैं इतना दयनीय क्यों हूँ। अध्याय 369। ठीक है, अनु ने मुझे पहले ही बता दिया है कि अब से तुम्हें केवल उसे स्कूल से लाना और ले जाना है और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। अगर तुम्हें स्कूल उबाऊ लगता है तो तुम किसी भी समय कंपनी वापस आ सकते हो। फ़ोन रखने के बाद रिया ने शांति से कहा, क्या ये बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी? विहान ने एक परेशान अभिव्यक्ति के साथ पूछा, यह महसूस करते हुए कि ऐसा करना कुछ हद तक अविश्वसनीय था। इधर उधर भागना, दो महिलाओं के बीच होना और उनका रिश्ता सिर्फ सामान्य नहीं था, इसलिए विहान को लगा कि यह उपयुक्त नहीं है। अनु ने तुम्हें पुरातत्व विभाग में इसलिए दाखिला दिलाया ताकि परेशानी से बचा जा सके। पुरातत्व लेक सिटी यूनिवर्सिटी का सबसे कम लोकप्रिय विषय है। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो या नहीं भी जा सकते। तुम्हें छात्र का दर्जा देना बस इसलिए है ताकि भविष्य में तुम्हारे लिए स्कूल में प्रवेश करना और निकलना आसान हो सके, रिया ने गंभीरता से कहा। ठीक है फिर। विहान ने एक सिगरेट निकाली, सिर हिलाया और अपनी सहमति जताई। तो ये तय रहा, मैं अब काम पर जा रही हूँ। तुम पहले स्कूल जा सकते हो और फिर कंपनी वापस आ जाना। अनु अभी स्कूल में बोर्डिंग कर रही है और उसने कहा कि जब तक बिल्कुल ज़रूरी न हो उसे परेशान न करें। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कंपनी वापस चलूँगा। इसके बारे में सोचने के बाद मुझे अभी भी कंपनी वापस जाना अधिक आरामदायक लगा। जो तुम चाहो। अरे सही है, एक बात है जो मैं आपको रिपोर्ट करना भूल गया, बॉस। बोलो, क्या बात है? वित्त विभाग से ऋतिका वशिष्ठ पिछले कई दिनों से काम पर नहीं आई हैं और वाणिज्य विभाग की नलिनी सिंघानिया ने फंड ट्रांसफ़र के लिए वित्त विभाग में कई बार आवेदन किया है। ऋतिका के यहाँ न होने से पूरे वित्त विभाग में कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। विहान ने वह सब कुछ सुनाया जो जोया फारूकी ने उसे परसों बताया था। आखिरकार ऋतिका कई दिनों से काम पर नहीं आई थी और वित्त विभाग को सभी छोटे बड़े मामलों को संभालने के लिए किसी की ज़रूरत थी। नलिनी सिंघानिया ने फंड ट्रांसफ़र किया। मुझे इसके बारे में पता क्यों नहीं है? रिया की चालाक काली आंखों में संदेह की झलक दिखाई दी। क्या उसने आपको रिपोर्ट नहीं किया? विहान को भी यह अजीब लगा। वित्त विभाग द्वारा धन का आवंटन जैसा इतना बड़ा मामला रिया की भागीदारी के बिना संभव नहीं हो सकता था। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अगर वह फिर से फंडिंग के लिए आवेदन करने वित्त विभाग जाती है तो बस उससे कहो कि वह सीधे मेरे पास आए। रिया की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने एक या दो बार से ज़्यादा नलिनी को बर्दाश्त किया था।
अगर बोर्ड के उन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उसका भाई भतीजावाद का रिश्ता न होता तो रिया ने नलिनी को बहुत पहले ही बाहर निकाल दिया होता। सूर्याटेक समूह अभी भी अपने विकास और विस्तार के चरण में है और वह वास्तव में नहीं चाहती कि इस स्तर पर बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के बीच कोई अजीब स्थिति पैदा हो। आखिरकार अभी पूरी तरह से संबंध तोड़ने का समय नहीं है। ठीक है, विहान को रिया के विचार समझ में आ रहे थे। आखिरकार सूर्याटेक समूह के भीतर रिश्तों का जाल बहुत जटिल था। यह आम लोगों की कल्पना से बिल्कुल परे था। ... रिया की कार चलाते हुए दोनों पूरे रास्ते चुप रहे। रिया पहले से ही सूर्याटेक के मामलों से अभिभूत थी और उसके पास विहान के साथ बहस करने का समय नहीं था। जबकि विहान बेफिक्र दिख रहा था, वह वास्तव में रिया से भी ज्यादा व्यस्त था। एजेंसी का मामला और वह शक्ति जो वह भविष्य में विकसित करना चाहता है अभी भी संचय और तैयारी की प्रक्रिया में है। अभी लंबा रास्ता तय करना है। सूर्याटेक से 500 मीटर दूर विहान ने अचानक कार रोक दी और उसे पार्क कर दिया। जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, रिया का पतला गोरा हाथ विहान के हाथ के पिछले हिस्से पर आ गया। तुम क्या कर रहे हो? रिया ने पूछा। गाड़ी से उतर रहा हूँ। विहान भी रिया की हरकत से चौंक गया, ये सोचते हुए कि दिन के उजाले में रिया के मन में कोई छेड़खानी का इरादा तो नहीं पनप गया। कार से उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सीधे अंदर चलाओ। अंदर चलाऊं? विहान अवाक रह गया। क्या तुम्हें सूर्याटेक जाना पसंद है? रिया का लहजा सवालिया नहीं था। घर पर उसने जो स्त्रियोचित आकर्षण दिखाया था वह पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह एक बर्फीली अभिव्यक्ति ने ले ली। नहीं, क्या आपको मेरा आपके साथ कंपनी ज्वाइन करना नापसंद नहीं था? विहान ने आश्चर्य से कहा। क्या आपको इस बात का डर नहीं है कि लोग क्या कहेंगे? अंदर चलाओ। रिया ने अपनी कनपटी पर अपनी पीली उंगलियां दबाईं। वह कुछ थकी हुई लग रही थी। ओह, विहान ने भारी मन से सिर हिलाया। रिया वाकई बदल गई है। वह अब पहले जैसी घमंडी नहीं रही। शायद यह उसका वह रूप है जो उसे सबसे ज्यादा पसंद आता है। और इस तरह, जैसा कि रिया ने निर्देश दिया था, विहान ने अपनी कार सीधे सूर्याटेक समूह की इमारत में चला दी, उन कर्मचारियों की नज़रों के बीच जो एक के बाद एक काम पर जा रहे थे, जिससे हंगामा मच गया। धत्तेरी की, क्या वह सुरक्षा विभाग का सुरक्षा गार्ड नहीं है? किसी ने कार के अंदर बैठे विहान की ओर इशारा करते हुए चिल्लाकर कहा। उनका मुंह लगभग ओ आकार बना रहा था। लानत है, ये वास्तव में वही सुरक्षा गार्ड है। भीड़ में किसी ने आश्चर्य से कहा। हरगिज नहीं, क्या तुम्हें यकीन है कि कार में बैठी हमारी सूर्याटेक की देवी रिया कपूर ही है? कुछ लोगों ने विहान को अभी सूर्याटेक में प्रवेश करते नहीं देखा था और वे नहीं जानते कि कार में कौन बैठा है। अरे यार, ये झूठ कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं जागा नहीं हूँ? मैंने अभी इसे साफ देखा है। मेरा विश्वास नहीं है। किसी और से पूछ लो। सूर्याटेक के एक जूनियर कर्मचारी ने अपने बगल वाले आदमी के सिर पर जोर से थप्पड़ मारा और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया। वह इतना गुस्से में था कि लगभग खून उगलने ही वाला था। खासकर जब उसने विहान को रिया को सूर्याटेक में ले जाते देखा तो उसे इतनी ईर्ष्या, जलन और नफरत महसूस हुई कि वह खून का घूंट पीकर रह गया। यह आदमी अद्भुत है। इस समय विहान की एक सुरक्षा गार्ड के रूप में छवि निस्संदेह इन लोगों के दिमाग में एक बार फिर अप्राप्य हो गई। बस अफसोस की बात है कि वित्त विभाग के सहायक के रूप में विहान के प्रमोशन के बारे में अभी भी बहुत सी बातें हैं जो वे नहीं जानते हैं। गराज में प्रवेश करने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। विहान पहले सुरक्षा विभाग गया। उसे उबाऊ वित्त विभाग की आदत नहीं थी, जहां बात करने के लिए कोई नहीं था। सुरक्षा विभाग काफी अधिक सुविधाजनक था। विहान की सुरक्षा विभाग में वापसी ने समूह को खुश कर दिया। जगदीश भी आज वहीं है। जैसे ही विहान ने सुरक्षा कार्यालय में कदम रखा, ऐसा लग रहा था कि इस आदमी ने कल रात अपने हाथों से कुछ गलत हरकत की थी, क्योंकि उसके अंडरवियर के बीच अभी भी कुछ सफ़ेद पदार्थ बचा था। उसने विहान को पकड़ा और कहा, विहान भाई, तुम तो पिछले कुछ दिनों से मजे कर रहे हो। अरे जग्गी भाई, ऐसा क्यों कह रहे हो? विहान ने उसे दिलचस्पी से देखा। मुझसे बात मत घुमाओ बच्चे, तुम अब हमारी सुरक्षा टीम में सबसे ज़्यादा प्रशंसा पाने वाले लोगों में से एक हो। यहाँ तक कि मियाँ खलीफा और बाकी सबसे भी ज़्यादा मशहूर। तुम इतने लोकप्रिय हो। जग्गी ने अपना मुंह पोंछा, एक आंख मिचमिचाई और गंदी हंसी हंसा। उसे जितना देखो वह उतना ही ठरकी लगता था। अरे मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि जग्गी भाई का मतलब क्या है, विहान ने व्यंग्य से कहा। हे, चूंकि विहान भाई कहना नहीं चाहते तो हम नहीं पूछेंगे। वैसे भी हम सब समझते हैं। बोलते हुए उसने विहान को एक जानकार नज़र दी, जिससे विहान पूरी तरह से भ्रमित हो गया। विहान भाई, क्या तुम आज रात फ्री हो? कैसा रहे अगर मैं तुम्हें कुछ मज़े के लिए ले चलूं? जग्गी हंसा। कुन? विहान एक बार फिर उसके तीखे शब्दों से हार गया। हैरान होकर उसने पूछा, ये कुन का क्या मतलब है? अबे यार विहान भाई, तुम कितने सीधे हो। कुन? अरे भाई, कुन शब्द को देखो। ऊपर दिन है और नीचे मुकाबला।
दिन भर की थकान के बाद जब मुकाबला होता है तो उसे कुंद कहते हैं। समझे कि नहीं? जग्गी जैसे जानवर के लिए जो केवल शारीरिक क्रियाओं के बारे में सोचता है, कुंद से अधिक ठोस क्या हो सकता था। अध्याय 370 उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। इस आदमी की बात सुनकर विहान के पास कहने को कुछ नहीं था। अरे कैसा रहेगा, आज रात फ्री हो, क्यों न हम अपने सुरक्षा विभाग के लड़कों को बुलाएं और आज रात थोड़े रंग रलियां के लिए बाहर चलें। बोलते समय इस आदमी की नज़रें विहान पर बेहद गंदी नज़र से घूम रही थीं। उसकी प्रेतजेल जैसी भौहें फड़की और उसने उसे एक इशारा किया। अगर यह प्राचीन काल में होता तो यह आदमी निश्चित रूप से कोठे के दलालों के बराबर होता। उद्धरण चिन्ह। खैर, विहान 2 बार खांसा और चुप रहा। भाई, नाटक मत करो, हम सब मर्द हैं, हम ऐसी चीज़ों में कंजूसी नहीं कर सकते। ठीक है, आज रात तुम्हारे हनीमून का खर्चा मैं उठाऊंगा। तंग सुरक्षा कार्यालय में जग्गी के इस अश्लील व्यवहार ने तुरंत सुरक्षा गार्डों के एक बड़े समूह को आकर्षित कर लिया जो छिपकर बातें सुन रहे थे। पल भर में दर्जनों मर्द उसे घेर कर खड़े हो गए। भागो यहाँ से, कहीं और जाकर मरो। जग्गी ने हाथ हिलाकर उन्हें भगा दिया। उसने एक उंगली से अपनी नाक खोदी और चौड़ा मुस्कुराया। उसे जितना अधिक देखा जाता वह उतना ही अधिक अश्लील लगता। विहान 2 बार हंसा लेकिन सहमत नहीं हुआ। विहान भाई, ये दुर्लभ है कि बुढ़ा जग्गी इस बार पैसे खर्च करने को तैयार है, इसलिए उसे बचाने की कोशिश मत करो। सुरक्षा गार्ड, जिनके साथ आमतौर पर बहुत अच्छे संबंध थे, अब सुरक्षा कार्यालय के प्रवेश द्वार पर भीड़ लगा रहे थे, अपनी गर्दनें बढ़ा रहे थे और विहान से सहमत होने का आग्रह कर रहे थे। खैर, जब मेरे पास कुछ खाली समय होगा तो मैं सभी को कुंद पर ले जाऊंगा। आज अभी भी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए अभी के लिए रहने देते हैं। विहान को सुरक्षा गार्डों के उत्साह को मना करना अजीब लगा। किसी भी तरह वह वास्तव में जग्गी के कुंद के सुझाव में दिलचस्पी नहीं रखता था। उफ, विहान भाई, तुम तो सारा मजा किरकिरा कर देते हो। जग्गी ने थोड़ी निराशा के साथ कहा। उसकी बाहें सिकुड़ गईं और उसकी नाक के नीचे की 2 मूंछें उसके भाव के साथ थोड़ी फड़क गईं। वित्त विभाग में आज भी बहुत सी चीजें निपटाने को हैं। मैं इतना व्यस्त हूं कि मेरे पास सोने का भी समय नहीं है। मेरे पास तुम लोगों के साथ गुलछर्रे उड़ाने का समय कैसे हो सकता है? फिर कभी। इतना कहकर विहान हंसा और अपने शरीर को बाहर की ओर ले जाने लगा। जाने से पहले उसने क्लासिक माइल्स के 2 पैकेट पीछे छोड़ दिए और तभी वह सुरक्षा विभाग से सुरक्षित रूप से भागने में सफल रहा। सुरक्षा कार्यालय छोड़ने के बाद विहान ने चुपके से पसीने की एक बूंद पोंछी। बुढ़े जग्गी के मन में ऐसे दुष्ट विचार कैसे आ सकते हैं? अगर मैं तेज न भागता तो शायद अब तक वह मुझे घसीट कर ले गया होता। मैंने कंपनी के चारों ओर एक चक्कर लगाया। ये देखते हुए कि लंच का समय होने वाला था, विहान ने दोपहर में लेक सिटी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जाने की योजना बनाई ताकि कुछ पुरातात्विक जानकारी खोजी जा सके। आखिरकार कंगन का रहस्य विहान की जिज्ञासा को लगातार बढ़ा रहा था। जब वह अंधकार कारागार से भागा था तो बूढ़े ने उसे बार बार कहा था कि कंगन को गलत हाथों में न पड़ने दे। ऐसा लगता था कि कंगन का रहस्य विहान की कल्पना से कहीं परे था। जब विहान सूर्याटेक समूह के उत्तरी गेट के आसपास टहल रहा था तो उसने अप्रत्याशित रूप से एक परिचित आकृति देखी। विहान ने उसे एक नज़र में पहचान लिया। हालांकि उसने सामान्य से अधिक स्टाइलिश कपड़े पहने थे और धूप का चश्मा लगाया था, फिर भी विहान उसके सुडौल शरीर और परिचित उपस्थिति के कारण उसे पहली नज़र में पहचान सकता था। ऋतिका वशिष्ठ। विहान थोड़ा हैरान था। ऋतिका कई दिनों से काम पर नहीं आई थी और 1 महीने की बीमारी की छुट्टी ली थी, तो वह सूर्याटेक समूह के उत्तरी गेट पर कैसे हो सकती थी? इसने विहान को उलझन में डाल दिया। हालांकि चूंकि सामने वाले ने बीमारी की छुट्टी ली थी, इसलिए विहान को इससे ज्यादा मतलब नहीं लगा, इसलिए उसे पास जाना उचित नहीं लगा। उन्हें कुछ बार देखने के बाद जैसे ही वह जाने वाला था, उसने सड़क के किनारे खड़ी एक BMW से एक थोड़े मोटे अधेड़ उम्र के आदमी को बाहर निकलते देखा। अधेड़ उम्र के आदमी ने मुस्कान के साथ कार का दरवाजा खोला और ऋतिका को कार में बैठने के लिए गर्मजोशी से इशारा किया। विहान ने उस आदमी को तुरंत पहचान लिया। मिस्टर वाघ। ये देखकर कि मिस्टर वाघ के उत्साह के बावजूद ऋतिका के चेहरे के भाव नहीं बदले, बल्कि वह ठंडी बनी रही और कुछ अनिच्छा से कार में बैठ गई। मिस्टर वाघ ने खुद ऋतिका के लिए कार का दरवाजा खोला। उनका मोटा चेहरा खुशी से चमक रहा था। ऐसा लगता है कि इस आदमी का ऋतिका के साथ करीबी रिश्ता है। इसने विहान को भी उलझन में डाल दिया। उसका नाम मनोज वाघ है और वह काफी समय से ऋतिका का पीछा कर रहा है, लेकिन हर बार जब वह वित्त विभाग आता था तो ऋतिका उसे लौटा देती थी। अब वे इतने करीब कैसे हो गए? मुझे याद है कुछ समय पहले मिस्टर वाघ अक्सर ऋतिका के केबिन में आते थे, लेकिन वे कई बार विहान से टकराए, इसलिए हर बार उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। इस बार ऋतिका छुट्टी लेने पर मिस्टर वाघ के साथ थी। इसने वास्तव में विहान को थोड़ा हैरान कर दिया।
जल्दी ही मोटे वाघ ने कार का दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ लगाई और ड्राइव करने ही वाला था कि रितिका अचानक कार से बाहर निकल आई। वह अपनी हाई हील्स में कदम से कदम मिलाकर सूर्याटेक समूह की इमारत की ओर चल पड़ी। लेकिन मोटे वाघ ने केवल कार के दरवाजे से अपना सिर बाहर निकाला और रितिका से एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कुछ शब्द कहे। जल्द ही रितिका रुक गई। उसने मोटे वाघ को विशेष रूप से तिरस्कारपूर्ण नज़र से घूरा। अंत में रितिका ने कार में लौटने का फैसला किया। इस दृश्य को देखने के बाद विहान को उनके बीच की स्थिति के बारे में जल्दी ही पता चल गया। इसे देखकर लग रहा है कि वाघ नाम का यह आदमी कोई साधु नहीं है। उसने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और दूर से BMW के अंदर की स्थिति का निरीक्षण किया। विहान को वहां जाने की जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने बड़ी दिलचस्पी के साथ देखा। देखते हैं कि वाघ नाम का यह आदमी क्या चाल चल रहा है। मोटे वाघ को कार में रितिका से बात करते देख विहान को लगभग हंसी आ गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वाघ नाम का यह आदमी इस तरह की चीज़ पसंद करेगा। हालांकि उनके बीच की दूरी बहुत अधिक थी, लेकिन इसका विहान पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके विपरीत विहान मिस्टर वाघ के होंठों की हरकत से मिस्टर वाघ और रितिका के बीच की अधिकांश बातचीत का अनुमान लगा सकता था। वह कभी स्वर्ग द्वार में सबसे उत्कृष्ट भाड़े का सैनिक था। मैं होंठों की हरकत पढ़ना के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। इसलिए विहान मूल रूप से मिस्टर वाघ के होंठों की हरकत से अनुमान लगा सकता था कि उन्होंने अभी रितिका से क्या कहा था। लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वाघ नाम का आदमी इतना बेशर्म होगा। विहान BMW के चले जाने के बाद ही छाया से बाहर आया। विहान ने एक टैक्सी को रोका और सामने वाली BMW की ओर इशारा किया। उस्ताद, उस कार के करीब रहो। जब तक तुम उसे नहीं खोते, पैसे की चिंता मत करना, वह छोटी बात है। ड्राइवर लगभग 10 साल के अनुभव वाला एक मंझा हुआ टैक्सी ड्राइवर था। जैसे ही उसने काले सूट में सजे उस नौजवान को देखा जो अंदर आया था, उसे पता चल गया कि विहान की बातें बिल्कुल सच थीं। बिना सोचे समझे उसने मुर्गी की तरह सिर हिलाया। वे जल्दी ही सामने वाली BMW के पास पहुंच गए। टैक्सी ने लगभग आधे घंटे तक पीछा किया और अंत में एक होटल के सामने रुक गई। पैसे देने के बाद विहान कार से बाहर निकला। शानदार ढंग से सजाए गए होटल को देखकर विहान ने प्रशंसा में अपनी जीभ चटकाई। अनजाने में मोटे वाघ ने काफ़ी आकर्षक जगह चुनी थी। मिस्टर वाघ के कार पार्क करने के बाद उसने रितिका को कार से बाहर खींचा और जैसे ही वह रितिका के गोरे हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने वाला था, रितिका ने इनकार कर दिया। मिस्टर वाघ के चेहरे की मांसपेशियां फड़क गईं, लेकिन वह गुस्सा नहीं था। उसने अपनी कामुक आंखों को सिकोड़ लिया। मन ही मन सोचा, तू बेशर्म औरत। मुझे वो औरत कभी नहीं मिली जिसे मैं चाहता था और हासिल न कर सका। मैं तुझे अभी बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन एक बार जब हम बिस्तर में होंगे तो तू मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी।